स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट टॉपर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। बेटा बुक 1 का आखिरी चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत छोटा सा थियोरेटिकल प्यारा सा चैप्टर है। हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे? ज्यादातर थियोरेटिकल होंगे या फिर सीधे न्यूमेरिकल बेस होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल में यह ध्यान रखनी होगी कि कंसेप्ट यहां पर भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह भी समझेंगे और साथ साथ थियरी कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखी जाएगी वो भी समझेंगे। शुरुआत में थियरी ना सब लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कि क्या है ये डिस्प्लेसमेंट करंट, कैसे डिफाइन हुआ है, वो सारी बात बेटा सेशन में बताऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिजिक्स से क्यों है डरना, जब आपके साथ है मास्टर रवि वनरा। तो शुरुआत करते हैं, पहले ये समझते हैं कि चैप्टर को कैसे डिवाइड किया गया है, फ्लो ऑफ चैप्टर क्या रहने वाला है। तो मेजर 2 हिस्सों में से इस चैप्टर को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक शुरुआत का टॉपिक है वो मैक्सवेल्स इक्वेशन है। मैक्सवेल्स इक्वेशन कि भाई पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शाखा, यानी कि पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, पांचवा चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, छठवां चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सातवां चैप्टर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। ये सभी का मिक्सचर मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा इक्वेशन में बताना हो कि भाई सारी बातें सातों के सात चैप्टर मुझे सिर्फ 4 इक्वेशन में मतलब इसको यूनिफिकेशन करना हो तो किस हिसाब से यूनिफाई किया जा सकेगा, किस हिसाब से यूनिट किया जाएगा, उसकी कहानी मैक्सवेल साहब ने बताएंगे। इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी है जो मैक्सवेल साहब हमें बताते हैं, मैक्सवेल बाबा हमें बताते हैं बेटा, तो वह शुरुआत की बात रहेगी। और उसके बाद एक प्यारा सा छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, जहां से एमसीक्यूज नंबर ऑफ टाइप के पूछे जाते हैं और वो भी बहुत आसान सा टॉपिक है। तो तैयार हो जाओ गुल भाई और बहन, हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले इस मैक्सवेल्स इक्वेशन में। इसी में डिस्प्लेसमेंट करंट करके भी एक टॉपिक आता है। पहले देखना मैं बहुत बेसिक से शुरुआत करता हूं, बहुत बेसिक से, कि जो हमने पढ़ा था इस सातों चैप्टर में, वो सातों के सातों चैप्टर को मुझे एक साथ 4 इक्वेशन में यूनिफाई करना है, तो 4 इक्वेशन बताई जाएगी। तो हमारे पास है 4 इक्वेशन कि भाई एक तो गोस लॉ, पहले चैप्टर में सबसे अहम भी कोई पूछे कि क्या था बेटा, तो गोस लॉ बताया जाता है कि सर ई डॉट डी एस, इसको हालांकि हम फ्लक्स भी लिखते थे, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बनती थी। याद है क्या बेटा? ये आपको नहीं याद है तो याद रख लेना, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते थे। फिर ऐसे आगे बढ़ के हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम इंटीग्रेशन करते हैं यानी कि ई डॉट डीएल करते हैं इज इक्वल टू हमें 0 मिलता है। क्यों? क्योंकि नो वर्क डन। ई डॉट डीएल वर्क डन के रिलेटेबल कुछ बात थी ना, चेंज इन पोटेंशियल की बात थी, तो हमें पता चल रहा था कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस में इलेक्ट्रोपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो 0 मिल रहा था। तो हमें वहां पर बात बताई कि सर लाइन इंटीग्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एनी क्लोज्ड पाथ, ये हमें मिल रहा था चैप्टर नंबर 2 से ई डॉट डीएल, यानी कि एक्चुअल में है क्या बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस है। ई डॉट डीएल पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर क्लोज लूप की बात करोगे, मिंडू का मतलब होता है क्लोज लूप, क्लोज लूप की बात करोगे तो हमें 0 मिलता है। कितना मिलता है बेटा? 0 मिलता है। ठीक है, इसके आगे की कहानी ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। फिर जैसे जैसे आगे पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो नहीं, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये चीज पढ़ते हैं। एक गोस लॉ था जो मैग्नेटिज्म को रिप्रेजेंट करता था भाई कि यहां पर मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो आप अगर फ्लक्स लिखना चाहते हो, ई बी डॉट डी एस लिखना चाहते हो, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिखना चाहते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं 5b से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये 0 लिखा जाता है कोई भी क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि जितना यहां पर फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी उतनी ही फील्ड लाइंस वापस अंदर आएगी। थोड़ी सी बात बेटा रिवाइज करने वाली होगी, इसलिए थोड़ा सा कष्ट हो सकता है अगर आपको ये चीजें पता नहीं है तो। खैर, फिर लास्ट में हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात आई थी, तब एम्पियर्स सर्किटल लॉ पढ़ा था, एम्पियर्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में था। हाँ, तो हमने पढ़ा था सर बायो-सावर्ट लॉ, और ये साथ साथ चले थे ना, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू और आई एनक्लोज के फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लोज सरफेस के लिए ये एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल था। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में यही बात पढ़ी थी। ये सारी बातें जो हमने पढ़ी है वो मतलब इससे हर एक फॉर्मूला, हर एक फिनोमिना डिस्क्राइब किया जा सकता है जो हमने पढ़ा है सातों चैप्टर में। बस 4 इक्वेशन, बस 4 इक्वेशन। तो आपको लग रहा होगा कि ये 4 इक्वेशन बहुत शानदार होगी,
मतलब इसमें पीएचडी कर सके तो पूरे के पूरे जो भी 7 चैप्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताई जा सकती है, वो सारे कंसेप्ट समझे जा सकते हैं। जी हाँ, समझे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटी मोटी कुछ ना कुछ करेक्शंस रह गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसे इनकम्प्लीटनेस, इनकंसिस्टेंसी रह गई है, वो पूरी करने का काम मैक्सवेल साहब ने कहा है। तो इसलिए मतलब कहां पर आपको पता चल जाएगा, देखना मैं एक वर्ड यूज करूंगा इसलिए पता चल जाएगा कहां पर कुछ कुछ खामी है। खामी यही है कि ये इक्वेशन सारी की सारी है वो नॉन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी नहीं हो रही, ना उसकी वैल्यू समय के साथ साथ बढ़ रही है ना घट रही है, ऐसी टाइप की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, भले ही डिस्टेंस के साथ वो कम हो रही हो, घट रही हो, बढ़ रही हो, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो कांस्टेंट है तो उस टाइम पे हम ये सारी इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं 100% ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर समय के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दोनों में से किसी एक में चेंज आ रहा होगा तो इक्वेशन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा। बस यही मैक्सवेल साहब ने पकड़ लिया, यही मैक्सवेल साहब ने पकड़ लिया, और वहीं से अब कुछ नई नई बातें आपको याद आएगी। देखना मैं पहली बात बताता हूं, मैं पहले क्वेश्चंस के फॉर्म में बताता हूं, थियरी में साथ साथ बताता रहूंगा, लेकिन पहले मैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछूं उसके बारे में मुझे आंसर देना और सोचना, देखना सोचना। हमने एक फेराडेज लॉ पढ़ा था, फेराडेज लॉ के साथ साथ हमने एक लेंज लॉ भी पढ़ा था, याद है क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट में। देखिए 8वां चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन ये सभी चैप्टर का मिक्सचर है, मतलब कि आगे के 7 चैप्टर नहीं पढ़े तो आपको इस चैप्टर पढ़ने में मजा नहीं आएगा बेटा। अगर नहीं पढ़े बेटा तो वो पढ़ के आना, फिर इस सेशन को देखना, तभी मजा आएगा, या फिर वो किताब जिसमें आपने कुछ लिख रखा हो इन 7 चैप्टर के बारे में तो वो सामने रखना, तभी मजा आएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रही है मतलब बढ़ रही है, बहुत भयंकर लेवल पे बढ़ रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस यानी अंदर की डायरेक्शन में है, और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा बढ़ रही है। हमने यहां पर एक लूप रख दिया, ग्रीन कलर का लूप आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर ये लूप मैंने कंडक्टिंग टाइप का रखा है यहां पर, तो क्या इसमें इंड्यूस्ड करंट आएगा? पहली बात यह है कि इंड्यूस्ड करंट आएगा, यस और नो, कमेंट सेक्शन में लिखो बेटा। अगर हां आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिसको मतलब चैप्टर नंबर 6 जिसने पढ़ा होगा तो उसको ये चीजें क्लियर कट हुई होगी। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जी सही बात है सर, इंडक्शन करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। कैसे आएगा? लेट्स अंडरस्टैंड। देखो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है ना, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो उसको घटाने के लिए हम आउटवर्ड डायरेक्शन में, हम नहीं लेकिन इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। अंदर वाली बढ़ रही है तो जो बढ़ रही है उसको घटाना चाहिए, घटाने के लिए विरुद्ध डायरेक्शन में, विरुद्ध मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अंगूठा रखा, कर्ल किया, जैसे ही कर्ल कर रहा हूं तो सर हमें ये डायरेक्शन मिल रही है कुछ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट मिल रहा है। ये बेटा ध्यान से देख लीजिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मिल रहा है, तो ये इंड्यूस्ड करंट मिला, ये इंड्यूस्ड करंट मिला, राइट। मतलब यहां तक कोई आपत्ति नहीं सर, मतलब 100% ये बात समझ में आई। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वी कैन से दैट कि यहां पर इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है, वैसे आउटवर्ड मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है। खैर अब मेरी बात सुन, क्या हमने एक बात बोली थी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जब पहली बार हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी तब, कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी रेस्ट पार्टिकल के ऊपर, रेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाती है। और ये करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो किससे हुआ है सर? करंट फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो, तो यहां पर जो चार्ज होगा वही तो फ्लो किया होगा, वही तो मूव कर रहा होगा। तो भाई इनिशियली तो ये रेस्ट पे था ना, इनिशियली तो बेटा ये रेस्ट पे था, तो ये मूव कैसे करने लगा? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसने इस पे फोर्स लगाया और ये मूव करने लगा है? आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। भाई मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स लगा ही नहीं सकती रेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये कहां से फोर्स आया है? सोचो जरा, सोचो, दिमाग के द्वार खोलो, कैसे आया होगा बेटा? कौन सी फील्ड होगी कि जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ओनली एंड ओनली अप्लाई अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज इन अ मोशन। रेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो फोर्स नहीं लगाती थी, रेस्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं। और लूप में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे जो इनिशियली में फ्री थे, इनिशियली में रेस्ट पे बैठे हुए थे। भाई तो तार तो ढीले हो गए, जो पड़ा था वो गलत नहीं था। लेकिन एक बीच में एक बात थी जो आपसे छुपाई गई थी, वो छुपाई ये गई थी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है जो इस चार्ज पार्टिकल को चला रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां पर इस चार्ज पार्टिकल को चला रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई सर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है। इंड्यूस्ड ऐसे कैसे इंड्यूस हो सकती है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इस पे फोर्स लगाएगी। यस सर, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकती है। हमने पढ़ा था कि सर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये रेस्ट पे भी लगा सकते हैं फोर्स, और मोशन वाले चार्ज पार्टिकल पे भी लगा सकते हैं फोर्स। करेक्ट। लेकिन ये आई कहां से? तो तारण बताया गया, कंक्लूजन बताया गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करेगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड करेगी। तो सर वेरिंग, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स लीड्स टू इंड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वह इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस चार्ज पार्टिकल को घुमा रही थी, चला रही थी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जो बचपन में पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले ये नहीं है, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग, थोड़ी बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन खैर ये कंसेप्ट आपको शायद समझ में आ गया होगा कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। किसकी वजह से इंड्यूस हो रही है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये चीज याद रखना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है। ठीक है सर। तो देखिए एक इंफॉर्मेशन यहां पर बताई गई है, स्टेटमेंट लिखा गया है बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड ड्यू टू अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। किससे जनरेट हुआ है वो आपको मैंने बता दिया है। अब यहां पर दिमाग लगाया, दिमाग लगाए। देखिए पहला कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा। लिखना ये फेराडे साहब के लॉ में हम थोड़ा सा करेक्शन किया है, करेक्शन नहीं है, वो उन्होंने जो बताई थी उसी को थोड़ा डिप डाउन किया है। अब भाई बात समझ में ये आ रही है कि ये तो कहानी थी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस कर रही थी। मैक्सवेल साहब ने थोड़ा अपना शकुनी वाला दिमाग लगाया और सोचा मैक्सवेल बाबा ने कि इसका अपोजिट भी तो हो सकता है, इसका अपोजिट भी तो हो सकता है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, then time varying electric field also can leads a magnetic field। इसका उल्टा भी तो हो सकता है भाई कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की जगह अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस्ड कर सकती है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करती है। बस यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है, यहीं से उस डिस्प्लेसमेंट करंट की शुरुआत होती है। ठीक है, अब हमें पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर बेटा हमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है। पहले हमें सोचना है कि कहां पर हमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है। देख कहानी की तरह समझना बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिल सकती है? सोच जरा, सोच सर। हाँ, या तो एसी सर्किट हम ले, एसी सर्किट में, क्योंकि एसी सर्किट के साथ अगर मैं कैपेसिटर ज्वाइन कर दूंगा तो सर कंटिन्यूअसली चार्ज फ्लो करेगा। जैसे एसी सर्किट में होता क्या था, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो कंटिन्यूअसली चार्ज है वो ऐसे 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 ऑसिलेशन करेगा। तो एसी सर्किट के साथ अगर मैं कैपेसिटर ज्वाइन कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, अगर एसी सर्किट है तो एसी सर्किट कंटिन्यूअसली क्या करती है, कभी पॉजिटिव चलाया चार्ज, कभी नेगेटिव चलाया, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो एसी सर्किट के साथ अगर मैं ज्वाइंट कर दूंगा कैपेसिटर को तो मुझे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है। मेरा पहला मकसद क्लियर हुआ कि सर मुझे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है। ये पहला मकसद मेरा क्लियर हुआ। तो यहां से एक टाइम वेरिंग करंट आएगा जी, टाइम वेरिंग करंट आएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ मैंने इसको ज्वाइंट किया है। खैर अगर देखो ये मतलब धीरे धीरे एक प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज होगी, थोड़ा एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इस मतलब बहेगा, बैठे जाएगा। ओके, अब हुआ क्या है पता है, हम थोड़ा सा इसको मतलब कोशिश कर रहे थे ना, तो एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो हमें जानना है कि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो है हमारे पास, जिसकी वजह से यहां पर करंट भी वेरिएशन में आ रहा है, चार्ज भी वेरी हो रहा होगा, लेकिन खैर हम तो किसी एक इंस्टेंट पे फोटो खींच के देख रहे हैं। तो क्या किसी एक इंस्टेंट पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी? बोल तो सकते हैं, लेकिन साइंस वाले सबूत मांगते हैं। बेटा सबूत किधर है कि मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया है? तो हमने दिमाग लगा के भाई हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक कर सके। तो हमने यहां पर एक नीडल बिठाई, जो जैक स्पैरो का नीडल होता है ना, कंपास, वैसे एक कंपास लिया, यहां पर बिठाया, देखना। तो हमने जैक स्पैरो वाला कंपास यहां पर बिठाया आर डिस्टेंस पे। तो आप मानोगे नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस नीडल में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसमें नई बात क्या है सर, ये तो सबको पता है कि अगर कोई करंट आई है, अगर कोई करंट आई है तो इससे आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, इससे आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है सर, म्यू नॉट आई डिवाइड में 2 पाई आर। इसमें कोई नई बात नहीं है, नहीं।
हाँ मिलती है सर, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इसमें डिफ्लेक्शन आया होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आया होगा, बस सर। तो ये तो सिंपल सी बात थी सर कि मैग्नेटिक नीडल अगर प्लेस की जाएगी इस डायरेक्शन में तो सर एज द करंट फ्लोइंग इन दिस थ्रू कंडक्टर, इस कंडक्टर में से जैसे करंट फ्लो करेगा वैसे वैसे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर डिफ्लेक्शन आएगा, तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन होगी, करेक्ट सर। लेकिन हमने जैसे ही इस नीडल को उठा के यहां वाले इनसाइड द कैपेसिटर में प्लेस किया, इनसाइड द कैपेसिटर में पुट किया, वहां पर भी डिफ्लेक्शन आया है। वहां पर कौन सा करंट है भाई? यहां पर तो करंट कहां है? नहीं, इस वाली रीजन में कहां करंट है बेटा? नहीं, इस वाले रीजन में तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। सोच जरा सोच, यहां पर तो सिर्फ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई करंट नहीं है। करंट तो यहां पर था, ये था करंट आई, ये था करंट आई, यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का करंट कहां फ्लो कर रहा है? ये तो हमने कैपेसिटर में तो क्या होता है, कैपेसिटर में इनसाइड द कैपेसिटर सर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से टक 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 ये फील्ड बनी। फिर भी यहां पर कोई ना कोई मतलब कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन हो रहा था, फिर भी यहां पर कोई ऐसा डिफ्लेक्शन हो रहा था। बेटा ये क्यों हुआ? अब चर्चा है कि ये क्यों हुआ। अरे अभी तो जो पढ़ा था वही कि सर इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड की होगी। क्या किया होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड की होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड की होगी। और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस नीडल में क्या आया? डिफ्लेक्शन आया, इस नीडल में डिफ्लेक्शन आया। लेकिन मतलब बताना ये जरूरी है, देखिए यही चीज यहां पर लिखी गई है कि सर मैग्नेटिक नीडल्स प्लेस्ड इन अ सर्किट एज शोन, ऑब्जर्व दैट, हमें ऑब्जर्वेशन मिला है कि नीडल इज ऑल्सो डिफ्लेक्टेड। इसमें भी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी जब बीच में रखा गया तब भी ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो इसके पीछे का रीजन बताया गया कि वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो किसकी वजह से इंड्यूस्ड हुई है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस्ड हुई होगी। 2 मार्क्स में से कहानी पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट करंट की तो लिखना बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या कंसेप्ट रहता है। खैर अब देखना, अब जैसे ही हमने लिखा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होती है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नीडल में डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आया? मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड हुए उसी की वजह से आया। तो कोई एक करंट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक यहां पर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई करंट प्रोड्यूस किया होगा, जिस करंट की वजह से हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कुछ हिसाब से मिल रही है, वैसी इक्वेशन मिली होगी। तो हमें यहां पर ये फाइंड करने में इंटरेस्ट है कि वो कौन सा करंट है कि जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रही है। तो उस करंट का नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट करंट को, जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है यहां पर। जैसे यहां पर वायर में कोई कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे वहां पर वैसे ही यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट को जो दिखाई नहीं दे रहा है वैसा है। तो वायर वाले करंट को, करंट में फ्लो करने वाले करंट को आज से कहा जाता है आज से कहा जाता है कंडक्शन करंट, और जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी फ्लो कर रहा है उसको हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। दोनों को बाइफरकेट करने के लिए कि वायर में कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट को हमने कंडक्शन करंट कहा है, कंडक्शन करंट कहा है। दूसरे को जो कैपेसिटर की प्लेट में से जो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी फ्लो कर रहा है उसको हमने कहा है बेटा, इसको कहा हमने डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन मैक्सवेल्स बाबा ने बताई है, आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। क्यों? क्योंकि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिल रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन आएगी, आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब जो भी इक्वेशंस थी ना उसी को हम और थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहे हैं। जैसे कि ये था, हमें किस में खामी लग रही थी? एक तो इस चीज में खामी लग रही थी जी एम्पियर बाबा के लॉ में, क्योंकि देख इन्होंने बताया था ना कि जहां जहां करंट होगा वहीं वहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी, वहीं वहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। इन्होंने बताया था कि सर जहां जहां करंट होगा वहीं वहीं आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। तो सर ये बीच वाले में तो करंट ही नहीं था, ये बीच वाले में तो करंट ही नहीं था, तो ये बात गलत हो जाएगी ना। उन्होंने ऐसा लिखा था ना, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू करके लिखवाया था म्यू नॉट इंटू आई, ऐसा लिखवाया था क्लोज लूप के लिए। तो यहां पर तो कोई करंट ही नहीं था, तो ये इक्वेशन है वो गलत हो जाती है, एम्पियर बाबा की इक्वेशन है वो गलत हो जाती है। तो मैक्सवेल बाबा ने थोड़ा सा उनमें करेक्शन किया और इस आई को आई नेट लिखवाने के लिए हमने इसको आई नेट को 2 तरह से लिखा है, आई नेट को 2 तरीके से लिखा है सर। आई नेट इज इक्वल टू सम ऑफ
सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। और जब कंडक्शन वायर में से फ्लो करने वाला करंट है और डिस्प्लेसमेंट या कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में से फ्लो करने वाला करंट है, तो आपको मतलब ये इक्वेशन अब ट्रू हो जाएगी कि भाई ये इक्वेशन सही है, लेकिन थोड़े से करेक्शन की जरूरत थी। जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब उस केस में आपको आई नेट इज इक्वल टू आई सी प्लस आई डी लिखना होगा, जहां पर आई सी यानी कंडक्शन करंट, आई डी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो जो इक्वेशन थी एम्पियर बाबा की, वो सही करवाने के लिए थोड़ा सा करेक्शन किया है उसमें, और इसी करेक्शन के साथ जो इक्वेशन लिखी जाती है उसको एम्पियर मैक्सवेल्स इक्वेशन कही जाती है। क्या कि B डॉट DL, जो इक्वेशन पहले ही एम्पियर साहब ने बता दी थी कि म्यू नॉट इंटू आई, उस I की जगह अब लिखते हैं IC प्लस ID, IC प्लस ID, जहां पर ID क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, इसको IC प्लस ID यानी आई नेट भी लिखा जाता है, जिसको IC को हम कंडक्शन करंट कहते हैं और ID को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं उस लूप के लिए। तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप, यहां या यहां, ओके, फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स IC प्लस ID, मतलब टोटल करंट के इक्वल होगा। टोटल करंट IC, टोटल करंट I नेट इज इक्वल टू हो जाएगा IC प्लस ID। अगर कोई इस स्पेस की बात करे, बेटा ध्यान से देखते जाना, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, क्योंकि कहानी थोड़ी सी पेचीदा है, इसलिए बार बार बहुत अच्छी तरीके से डीप में बहुत ज्यादा डीप में जाके समझा रहा हूं। ध्यान से देखना कि यहां पर IC प्लस ID लिखेंगे तो I की वैल्यू क्या आएगी। तो देख, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर ही है तो उस कंडक्टर के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा, तो ये IC प्लस जीरो लिखा जाएगा, तो नेट करंट I इज इक्वल टू IC आएगा। जबकि कोई लूप की बात करेंगे आप, तो उस लूप में, इस लूप में बताया जाएगा कि I इज इक्वल टू IC प्लस ID। यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार का कंडक्शन नहीं है, तो IC इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, IC प्लस ID, तो I की वैल्यू आ जाएगी ID। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इनसाइड दिस कैपेसिटर प्लेट डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करेंगे, कंडक्टर के लिए हम कंडक्शन करंट की जो पहले से बातें कर रहे थे वही करेंगे। करेक्ट। ये कहानी जब आएगी, जब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तब ये कहानी याद की जाएगी। करेक्ट। अब हमारे पास है ना दो डेरिवेशन है छोटे छोटे के, जिससे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। सीधे नहीं क्वेश्चन में पूछे, एनसीईआरटी में सीधे क्वेश्चन ये नहीं दे रखे, लेकिन जब कभी भी आप बेटा देखोगे वहां पर न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज में दे रखे या फिर कहीं सीबीएसई में पूछे गए, तो ये इस पे से बने हैं। तो हम इंटरेस्टेड है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी एक आउटसाइड द लूप के लिए, कि अगर मैंने नीडल यहां पर रखी है तो उसके लिए करंट कितना रहेगा। अगर करंट पता चल गया तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने में परेशानी नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r, जो भी डिस्टेंस है वो r लिखा जाएगा, परफेक्ट, जो फॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करने में इंटरेस्ट है, तो हम एक बार एक बड़ी प्लेट के लिए, कैपेसिटर की प्लेट से बड़ी प्लेट के लिए हम एक बार निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, और दूसरी बार हम निकालेंगे एक छोटी प्लेट के लिए। ठीक है, तो दोनों बार से हम क्वेश्चन करते हैं, देखना समझना, थोड़ा सा छोटा मोटा डेरिवेशन है। डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन दिमाग में रखना और याद रखना कि सर हमें यहां पर 5E की जरूरत है, तो 5E यानी फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक वाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी राइट एज क्यू एन साइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब ध्यान से देख, इस लूप के लिए हम पूरा का पूरा क्यू नोट लिखने वाले हैं। इस लूप के लिए हम क्यू इनसाइड लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं बेटा? इस लूप के लिए हम क्यू इनसाइड लिखने वाले हैं। ध्यान से देख के मुझे बताओ, क्या इस लूप के लिए मैं सीधा सीधा बता सकता हूं कि टोटल चार्ज कितना होगा? सर इन दोनों में जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा वही वाला पूरा का पूरा आ जाएगा चार्ज, वही वाला पूरा का पूरा चार्ज यहां से फ्लो कर रहा होगा, वही वाला पूरा का पूरा चार्ज यहां से फ्लो कर रहा होगा। परफेक्ट, मेरी बात आप समझ पाए हो कि वही वाला पूरा का पूरा चार्ज है, उसी की वजह से यहां पर फील्ड मिल रही होगी। परफेक्ट, दो तरीके से इसको किया जा सकता है, हम सीधा चार्ज की यूज कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा चार्ज लिखा जा सकता है सर क्यू, पूरा का पूरा यहां पर चार्ज लिखा जा सकता है क्यू। देखो इस दूसरी मेथड से भी बता सकता है, हम इसको दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। सीधा समझना, यहां पर आई नेट कैसे लिखी जा सकती है? ई नेट इज इक्वल टू प्लस की वजह से, प्लस करके माइनस की वजह से, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में खींच रहे होंगे, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में खींच रहे होंगे, तो नेट आपको जो डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इसी डायरेक्शन में होगी। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों का समेशन किया जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वी कैन राइट कि सीधा सीधा लिखा जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें मिली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। परफेक्ट, ध्यान से देख लीजिए बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। कोई परेशानी यहां तक? यहां तक बेटा कोई परेशानी नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब इसी लूप के लिए, अब इसी लूप के लिए ध्यान से देखना, हम लिखना चाहते हैं फ्लक्स 5E।
फ्लक्स 5e, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया लिखा जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है सर, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू करके A। देखना ये पूरा एरिया इस लूप का लिखा जाएगा, लेकिन जहां पर इफेक्टिव वाला पार्ट है वो तो एरिया यही है, वो तो एरिया यही है, तो सीधा सीधा बन क्या जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नोट, Q बाई A एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो बस जो भी पार्ट था पूरा का पूरा वही मैंने लिखा है, करेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर। अब हम अपने वाले लॉ का यूज करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना आएगा। तो ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट d∅e बाई dt। फ्लक्स का डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं, तो फ्लक्स का डिफरेंशिएशन में सर 1 अपॉन एप्सिलॉन बाहर निकल जाएगा, ये d बाई dt, और बच क्या रहा है यहाँ से, सीधा सीधा कैपिटल में Q बच रहा है, कैपिटल में Q बच रहा है। कैपिटल में Q इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। एप्सिलॉन एप्सिलॉन करंट मतलब वो कट जाएगा, मिट जाएगा, और ये बच जाएगा हमारे पास d बाई dt, d Q बाई dt, या डिस्प्लेसमेंट करंट। और डी क्यू बाई डी टी को ही हम बोलेंगे कि सर ये जो कंडक्शन करंट था उसी के इक्वल है, ये जो कंडक्शन करंट था उसी के इक्वल थे। तो अगर लूप बड़ा पसंद करोगे, इक्वल साइज का पसंद करोगे, तो जो कंडक्शन करंट की वैल्यू थी उसी की इक्वल आपको डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू मिलेगी। परफेक्ट, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात, प्रूफ के साथ मैंने बता दिया कि अगर बड़ा लूप पसंद करोगे आप, तो जितनी कंडक्शन करंट की वैल्यू है जो यहां से फ्लो कर रहा था IC इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, उतना ही आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा अगर बड़ा लूप पसंद करोगे तो। लेकिन इनसाइड वाले के लिए जो कहानी आएगी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अरे कितने भी चेंज वाली या डिफिकल्टी आ जाए, डरने वालों में से हम नहीं है, क्योंकि जो सांसे सब कंफ्यूज्ड होते हैं वहां से हम शुरू होते हैं। तो देख इनसाइड द लूप के लिए कहानी कैसी आएगी, देखना ध्यान से। एक लूप हमने ड्रॉ किया है कि जहां पर इसकी रेडियस है वो कैपेसिटर की प्लेट की रेडियस से छोटी है, तो उस कहानी में हम कैसे लिख पाएंगे बेटा फ्लक्स। अगर फ्लक्स मिल गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना डिफिकल्ट बात नहीं है, फ्लक्स निकालना बड़ी बात है। यहां पर सीखते हैं, समझते हैं सर। देख मुझे तो ऐसा लगता है कि फ्लक्स निकालना भी कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। जैसे हमने नेट फील्ड निकाली थी वैसे यहां पर निकालते हैं कि नेट फील्ड कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिख दो बेटा, क्या परेशानी है इसमें, क्या परेशानी है। हम ऐसे फ्लक्स फ्लाई भी लिखते थे ना, गॉस लॉ का यूज नहीं करते हैं अगर, क्योंकि वो कंफ्यूजन में हो जाएगा, 4 इक्वेशन में ऐसे यूज कर, नहीं। बेसिकली फ्लक्स कैसे डिफाइन किया जाता था सर, डिफाइन किया जाता था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी नेट वाली है वो इनटू करके इफेक्टिव एरिया। यहां पर पहले वाले में भी हमने इफेक्टिव एरिया लिखा था कि इफेक्टिव एरिया कितने में से फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, तो इतने में से पास हो रही होगी। तो इफेक्टिव एरिया हमने क्या लिखा था, यहां पर एक इक्वली लिखा था जो प्लेट का एरिया था। प्लेट का एरिया कितना था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल था। ओके सर, तो ये इफेक्टिव एरिया लिखा जाएगा। इफेक्टिव एरिया फ्लक्स के लिए यूज करते थे ना बेटा। ओके, तो यहां पर भी इफेक्टिव एरिया यूज करेंगे। ई नेट कितनी आई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। इफेक्टिव एरिया यहां पर कितना होगा सर, जितने में से ये फील्ड लाइन पास हो पाएगी तो इतना ही एरिया है जहां से ये फील्ड लाइन पास हो जाएगी। तो इफेक्टिव इज इक्वल टू पाई छोटा आर स्क्वायर, पाई छोटा आर स्क्वायर हम लिखते हैं। देख ध्यान से, इफेक्टिव वाले के लिए पाई छोटा आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया। अब थोड़ी सी समस्या कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिग्मा एक्चुअल में है क्या सर, सिग्मा एक्चुअल में है क्या, सिग्मा नथिंग बट इट्स अ चार्ज डिवाइड बाय एक्चुअल वाला एरिया। एक्चुअल वाला एरिया कितना है, एक्चुअल वाला एरिया है जितने में टोटल चार्ज है। तो चार्ज तो पूरी प्लेट पे है ना, तो पूरी प्लेट पे होने की वजह से हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। ये सिग्मा हो जाएगी पूरी की पूरी चार्ज पर एरिया, तो पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, बस डिवाइड में एप्सिलॉन नोट एज इट इज आया। ध्यान से देख, तो सिग्मा की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी है बेटा जी। अरे हट जा बेटा, अभी मुझे समझाना है, कलर चेंज नहीं करना है। ध्यान से देखना है, यहां पर सिग्मा एज इट इज, सिग्मा की जगह आया बेटा क्यू बाई पाई कैपिटल में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट एज इट इज, अच्छा वाला कलर था वो चला गया बेटा, यही अच्छा वाला कलर था जो पसंद आ रहा था। ये आया एप्सिलॉन नोट और ये आया पाई छोटा आर स्क्वायर, पाई छोटा आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, जो भी काटापीटी की जा रही है कर देते हैं। तो पाई मरेगा, एप्सिलॉन नोट अभी तो नहीं मरेगा, लेकिन बाद में जरूर मरेगा जब इसकी उम्र हो जाएगी। ध्यान से देख, इस पूरी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं उसमें। तो आईडी की इक्वेशन हमारे पास क्या है, आईडी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इसको डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझना बेटा, ये काम की बातें हैं, डी फाई बाई डी टी। इससे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, कैसे बनाए जाते हैं न्यूमेरिकल, उसका प्रॉपर फॉर्मेट है। इसको न्यूमेरिकल से समझो, ऐसा मत समझो कि डेरिवेशन रटना है, मैं कैसे स्टेप्स ले रहा हूं वो समझना। फ्लक्स लिखा, फ्लक्स उस जगह पे यूज किया, फिर सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो हमें जो करंट मिल रहा है
मतलब फ्लक्स 5e मिल रहा है, दैट 5e इज इक्वल टू क्यू बाई आर स्क्वेयर, ओके, एप्सिलॉन नोट, और ये छोटा आर स्क्वेयर, और ये छोटा आर स्क्वेयर। देखना एप्सिलॉन नोट डिनोमिनेटर में है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, जो भी चीजें हैं वो बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट वाली। तो कांस्टेंट में एक तो कैपिटल आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट ही है बेटा, तो इसको भी बाहर निकालो। 1 एप्सिलॉन नोट, ये भी बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, सिर्फ डी बाई डी टी, और ये क्यू बचेगा, और ये क्यू बचेगा। और थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो जो शुरुआत में दे रखा था एप्सिलॉन नोट, वो भी एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। अब काटापीटी कर दीजिए बेटा, तो एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, और आपको इक्वेशन मिल जाएगी कुछ ऐसी कि आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, और ये डी क्यू बाई डी टी। इस डी क्यू बाई डी टी को आप डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर कंडक्शन करंट बोल सकते हो, कि जो नेट कंडक्शन करंट था। तो आई डी इज इक्वल टू ऐसे, करंट की वैल्यू जो टाइम वेरिंग है वो इंटू करके आर स्क्वायर डिवाइड में कैपिटल आर स्क्वायर। अब इससे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स दे रखे सीधे बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट तो ये करता हूं कि इससे देखना एक बार खास करके कि मैंने डेरिवेशन कैसे किया है। आप अगर जेईई नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां पर नीट के बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन से, सिर्फ और सिर्फ ऐसी इक्वेशन से पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन से पूछे जा रहे हैं। तो एक बार अच्छे से डेरिवेशन समझ लेना। इनसाइड द प्लेट के लिए कहानी है, आउटसाइड के लिए नेट करंट जितना था उतना पूरा का पूरा मिल रहा है जो कंडक्शन करंट था। समझना इसको डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से भी। परफेक्ट। यहां तक की बात, ये मैक्सवेल बाबा के जो भी इक्वेशन थे मैंने एक साथ बता दिए कि 4 इक्वेशन को मॉडिफाई करके, खास करके 2 इक्वेशन को हमने मॉडिफाई किया, एक एम्पियर सर्किटल लॉ और दूसरा कौन सा था, दूसरी वो कहानी नहीं बताई थी जहां पर फेराडे साहब की बात हुई थी। ये फेराडे साहब की बात हुई थी पहले, जहां से मैंने शुरुआत की थी, ये क्यों फ्लो किया होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इसी को क्लेरिफाई करते हैं। और करेक्शन वाले, अब मैं आपको बताना चाहता हूं करेक्शन वाले कैसे लिखे जाएंगे इक्वेशंस, जिसको मैक्सवेल्स इक्वेशंस करके जाना जाता है, और बोर्ड्स में फेमस पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। 2-3 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूनिफाई करने के लिए जो भी इक्वेशन थे उस नाम से फेमस हो रहे कि टाइम वेरिंग, अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है तब भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला लो तो सिंपल ये कि जो घोष साहब का था, वो घोष बाबा का था, वो कि ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन, फ्लक्स 5e के लिए था, ये फ्लक्स 5e के लिए था, ये इस लो में कोई चेंजेस नहीं। दूसरा लो बी डॉट डी ए, ये भी गोस लो फॉर मैग्नेटिज्म, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, फ्लक्स 5b, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस है वो इस थर्ड और फोर्थ में था, फोर्थ वाले में देखा हमने एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ के हिसाब से, यहां पर जो लिखा जाएगा वो म्यू नॉट इंटू आई लिखा जाएगा, आई नेट इज इक्वल टू हमने लिखा है आई सी प्लस आई डी। आई डी की वैल्यू अगर रख दोगे बेटा तो ये एप्सिलॉन नोट डी फाई बाई डी टी लिखा जाएगा साथ साथ, बस। तो ये फोर्थ वाला एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और इसके इक्वल हमने जीरो लिखा था, लेकिन याद कर बेटा ई डॉट डी एल, ये जीरो लिखा था क्लोज्ड वाले के लिए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक जीरो हो रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले के लिए पोटेंशियल जीरो हो रहा था। लेकिन फेराडे साहब के हिसाब से हमने समझा कि सर यहां पर जीरो नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कुछ ना कुछ घटना है, ये इंड्यूस कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो हमने लिखा यहां पर डी फाई बाई डी टी, ई डी फाई बाई डी टी, कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहानी किसकी थी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की, कि जो इंड्यूस कर रही थी किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो उस कहानी के लिए ये इक्वेशन लिखी जाएगी डी फाई बाई डी टी। खास करके ज्यादातर पूछे जाते हैं वो लास्ट वाले इक्वेशन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल क्लोज्ड इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस में डी फाई बाई डी टी। परफेक्ट। यहां तक की बात बेटा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की कहानी, आप इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। एक तरह से क्या है ये, ई डॉट डी एल, कंफ्यूज मत होना, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ये एक्चुअल में है क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू ही तो है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू आप क्या लिखते थे, डी फाई बाई डी टी है। तो ये फेराडे साहब के लॉ को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। परफेक्ट, कोई आपत्ति बेटा, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ सकते हैं हम, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, मूव फॉरवर्ड। अब हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में, जैसे पहला अध्याय क्या था, पहला अध्याय था कि मैक्सवेल साहब की इक्वेशंस क्या है। तो मैक्सवेल साहब की इक्वेशन की पूरी कहानी मैंने बताई, इस पे क्वेश्चन भी आगे वाले करूंगा, लेकिन पहले आपको मैंने ये समझा दिया कि कैसे टाइप की अरेंजमेंट है, कैसे इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। परफेक्ट। यहां पर कोई आपत्ति बेटा, ध्यान से देख लीजिए इस मैक्सवेल साहब के इक्वेशन को। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूरा का पूरा आ सकता है, इसको लिख लो, समझ लो, सोच लो। यहां तक की बात है बेटा,
मैक्सवेल साहब के इक्वेशंस की, डिस्प्लेसमेंट करंट की। अब आगे की बात है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में है क्या, कौन इसका सोर्स है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज है और कैसे कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है, जब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो निर्माण करता है, जब चार्ज पार्टिकल कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, मोशन में होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड करता है। इसके साथ बेटा अब शानदार वाली बात कि ये पार्ट तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट भी हमने पढ़ा इसी चैप्टर्स में, इसी बुक में। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा, कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, उस समय पे बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ साथ ऐसे रेडिएशन जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया गया है, ये प्रोड्यूस करता है बेटा। जब इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होता है, जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, तो एक तरह से ये सोर्स बन जाएगा सर कि ऑसिलेटेड या फिर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दिमाग में से बात क्लियर हुई क्या? अब अगर बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और जिन्हीं का निर्माण है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है साथ साथ और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल तो ऑसिलेट कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे बेटा? परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे कुछ नाच रहे हैं, देख ध्यान से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डुक 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 डुक, ऑसिलेट मतलब ऐसे ना, डुक 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 डुक। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डुक 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 डुक, और ये देख दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है। साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में घट रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में घट रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में घट रहे हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन है बेटा वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो पहली बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ बढ़ेंगे, साथ घटेंगे, इसलिए इन दोनों का फेज सेम होगा। क्या सेम होगा बेटा? फेज इसका सेम होगा। ओके सर, इन दोनों का फेज सेम होगा और इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में बिठा ले बेटा कि ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, और साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी हुई वेव है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर, इन दोनों से परपेंडिकुलर। इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं ई क्रॉस बी की मदद से। जैसे कि देखिए, ये जे की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड के की डायरेक्शन में, और आपको मिल रही है, देख ध्यान से, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया कि आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया कि जे कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट में, तो आपको मिलेगी डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आई क्रॉस जे करके, आई क्रॉस जे करके। हम पहले में मतलब एक एग्जांपल के रूप से हम लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जे कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप में है, तो जे क्रॉस के, ये हमने सीखा था क्या? आई जे के आई, आई जे के आई, आई जे के आई। अब इसी डायरेक्शन में आई जे के आई, आई जे के आई, तो कौन सी डायरेक्शन में लिखा जाएगा सर? जे क्रॉस के, जे क्रॉस के से मिल जाएगा हमें आई कैप, तो इसका रिजल्टेंट मिलेगा बेटा आई कैप। ये आई कैप की डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करेगी, प्रोपोगेट करेगी मतलब आगे की डायरेक्शन में भागेगी। जे की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, घट रही है, ऑसिलेट कर रही है। के की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, घट रही है, ये दोनों साथ साथ बढ़ रही है, साथ साथ घट रही है, दोनों का फेज सेम है, दोनों का फेज सेम है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब आई की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे भाग रही है, ऐसे ऐसे बेटा भाग रही है। परफेक्ट बात समझ में आई? परफेक्ट, परफेक्ट बात समझ में आई? ये जे की डायरेक्शन, के की डायरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग रही है। ओके, इसको प्रोपोगेट करना बोलते हैं, भाग रही है मतलब प्रोपोगेट करना हुआ। परफेक्ट, यहां तक की बात। अब इक्वेशन समझते हैं कि इक्वेशन कैसे कैसे लिखी जाती है। जैसे कि यहां पर हम बचपन में पढ़ते थे क्लास 11th में, ये क्लास 11th की कहानी अगर ना पता हो तो थोड़ी सी याद रख लेना। क्लास 11th, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ध्यान से देखना, मैं इसमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला हूं, चाहो तो हम नई स्लाइड पे भी लिख सकते हैं, नई स्लाइड ज्यादा सही रहेगी। y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब यहां पर ए क्या है? ए को कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब ये एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू होती है इस इक्वेशन की। y मैक्सिमम कब होता है? जब एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड पे बात आएगी तब ये मैक्सिमम होता है। ओके, ये के को वेव नंबर कहा जाता है, के यानी वेव नंबर, वेव
नंबर, जिसको लिखा जाएगा 2π/λ से। 2π/λ से इसको लिखा जा सकता है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम 2πf से लिखा करते हैं बेटा, 2πf से लिखा करते हैं। अब हमें पता चलेगा कि इस y का मोशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो पता चल जाएगा बेटा x की डायरेक्शन में होगा। अगर बेटा ये दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव साइन आ रही है, अगर इन दोनों के बीच में अगर पॉजिटिव साइन आ रही है, तो ये नेगेटिव x की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी। और अगर इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन आ रही होगी, तो बेटा इसका उल्टा होता है, ध्यान से देखना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव x की डायरेक्शन में ये मोशन कर रही होगी, प्रोपोगेशन कर रही होगी। तो डायरेक्शन डिफाइन की जाएगी किससे, ये बीच वाली साइन से डिफाइन की जाएगी। परफेक्ट। पॉजिटिव है तो नेगेटिव डायरेक्शन में भागेगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ये भाग रही होगी। परफेक्ट, क्रिस्टल क्लियर बेटा, एकदम क्लियर। और इसकी एक साथ बात है बेटा कि वेलोसिटी ऑफ अ वेव कैसे लिखी जा सकती है, तो वेलोसिटी ऑफ वेव की एक इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा बाई के। याद रखना इस चीज को, ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और के यानी वेव नंबर, इन दोनों के रेशियो को हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव। परफेक्ट, ध्यान से समझ ले बेटा, ये कुछ क्लास 11 की बातें थी जो मैंने रिवाइज करवा दी, क्लास 11 की बातें थी जो मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। इसी से एक इक्वेशन और भी बनती है, ध्यान से देखना। v इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये 2πf, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, k इज इक्वल टू क्या होता है 2π/λ। तो 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू f भी लिखा जाता है, ले जे बेटा ले। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आई क्या बात समझ में, अरे आई क्या बात समझ में बेटा जी। ये जो बचपन से लिखते थे ना, वो अब बात आई है सामने कि v इज इक्वल टू f कैसे लिखा जाता था, इस हिसाब से लिखा जाता है। परफेक्ट, ये कुछ क्लास 11 की बातें थी, मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि ये नई बातें हैं। अगर आपको लग रही है कि ये बहुत नई बातें बेटा, तो ये क्लास 11 की बात है जिसमें आपने कुछ मक्कारी की होगी। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, एक नई बात समझते हैं। एक बात ये थी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, परपेंडिकुलर टू द ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी करने का तरीका हमें पता है, या फिर राइट हैंड थंब रूल है ही है आपके पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी स्पीड कितनी होगी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक वेव दूसरे से परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों से परपेंडिकुलर। अब इसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड कितनी होगी, तो अगर ये वैक्यूम में चल रही है बेटा, तो इसकी वैक्यूम में स्पीड होती है c इज इक्वल टू 1/√, में म्यू नोट और एप्सिलॉन। म्यू नोट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको वैक्यूम में लिखा जाएगा c के इक्वल, c यानी स्पीड ऑफ लाइट, जो लिखी जा सकती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। परफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। परफेक्ट, ध्यान दे लीजिए, परफेक्ट है। ओके, श्योर शॉर्ट, कैन वी मूव फॉरवर्ड। अब अगर ये मीडियम में डुबो दी जाए तो, मतलब कोई मान लीजिए कि कोई ऐसा मीडियम है कि जिसमें इसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू r है। ओके, और ये पानी में जा रही है, पानी या कोई ऐसे मीडियम में जा रही है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह दे रखी है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस हिसाब से लिखा जाता है √ में एप्सिलॉन r और म्यू r के फॉर्म में। ओके, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था। तो इसमें स्पीड कैसे लिखी जाएगी, तो स्पीड इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला लिखा था सर 1/√, में म्यू m एप्सिलॉन m। म्यू m को लिखा जा सकता है म्यू नोट इंटू म्यू r, और एप्सिलॉन m को लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r। ओके, दोनों में से कॉमन निकाला एप्सिलॉन नोट म्यू नोट, एप्सिलॉन नोट म्यू नोट कॉमन निकाला। ध्यान से यहां पर म्यू r और म्यू r और एप्सिलॉन r कॉमन निकाला। ये चीज क्या बन जाएगी, ध्यान से देख ले गोलू भैया, ध्यान से देख लीजिए क्या बन जाएगा सर, स्पीड ऑफ लाइट c बन जाएगा, और ये जो √ में एप्सिलॉन r और म्यू r है वो क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n बन जाएगा। तो Vm वेलोसिटी इन दैट मीडियम, दैट कैन बी राइट एज अ c/n, दैट कैन बी राइट एज अ c/n, जहां पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। इससे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारे प्यारे वाले, MLT वाले फॉर्म भी यहाँ से बनाए जा सकते हैं। दिमाग खोल के रख देंगे बेटा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम करेंगे, चिंता मत कर। लेकिन ये छोटा सा डेरिवेशन तो पढ़ ले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना बेटा। यहाँ से MCQs आ सकते हैं, लिख के ले ले बेटा, यहाँ से MCQs आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, गुजरात, मराठा, जो भी बोर्ड है उसमें से यहाँ पर से क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स या छोटे MCQs आ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ साथ प्रॉपर्टी बहुत छोटे टर्म में, मतलब जो जो काम की है कुछ 11 से जुड़ी हुई है वो प्रॉपर्टीज है, जो डीप में बतानी थी बता दी। आगे कहानी कि भाई दो तरह की वेव होती है कि जिसको एक को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, एक को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ये कौन सी वाली वेव में आती है,
ये आती है जिसको मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल होने में। तो एक डेफिनेशन नहीं, स्टेटमेंट ऐसा लिखा जाएगा बेटा कि ये ऐसी वेव है जी, कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रैवल, डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन करने के लिए इसको मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ओके ये कौन से नेचर की होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह की वेव होती है। ये क्लास 11th की बात है, इसमें से मैंने बताया। ट्रांसवर्स मतलब कि जहां पर पार्टिकल का ओसिलेशन वेलोसिटी की जो वेव की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो, उसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। पार्टिकल का ओसिलेशन वेलोसिटी ऑफ वेव की डायरेक्शन होगी उससे पैरेलल हो, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है और ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर वेव का एग्जांपल है। जहां पर पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर नाचते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उससे। दे कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। हर वेव की यही कहानी है बेटा, वो क्या साथ में लेके जाती है? एनर्जी और वेव, एनर्जी और मोमेंटम लेके जाती है। एनर्जी का फॉर्मूला वी कैन राइट एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ हम लिख सकते हैं एच सी बाई लेमड़ा। और साथ साथ हम लिख सकते हैं बेटा मोमेंटम की बात, मोमेंटम इज इक्वल टू यू बाई सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यह है मोमेंटम की कहानी। लिखो बेटा लिखो, ये कुछ काम की कहानी है। लो बेटा अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है उस प्रॉपर्टी के बेस पे। शुरुआत देखना, पहला क्वेश्चन नजरों के सामने दिखाई दे रहा होगा बेटा कि द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन अगर z डायरेक्शन में हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी पार्ट लिखा जाएगा, वेव फॉर्म लिखा जाएगा, वो इनोट साइन जो भी होगा ब्रैकेट में, और मैग्नेटिक फील्ड का जो भी लिखा जाएगा वो बी नोट साइन जो भी होगा वो ब्रैकेट में। ये फेज लिखे जाएंगे, इन फेज के बीच का डिफरेंस कितना होगा। अब कोई जनता जनार्दन ऐसा सोचेंगे बेटा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी वेव के प्रोपगेशन से, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस होना चाहिए 90 डिग्री। तो हड़बड़ाहट में बच्चे 90 π/2 करके आ जाएंगे बेटा, लेकिन इन्होंने फेज डिफरेंस के बारे में पूछा। फेज डिफरेंस कि ये दोनों विथ पोजीशन विथ टाइम कैसे बढ़ रहे हैं कैसे घट रहे हैं। तो जब कभी भी देखोगे दोनों का फेज सेम रहेगा, जैसे कि kx प्लस या फिर kz है, kz होगा क्यों? क्योंकि z की डायरेक्शन में भाग रहा है, तो kz माइनस ओमेगा टी, तो यहां पर भी kz माइनस ओमेगा टी आएगा। ये दोनों का फेज सेम आएगा कि z की डायरेक्शन, मतलब ये साथ साथ बढ़ रही है साथ साथ घट रही है, साथ साथ बढ़ रही है साथ साथ घट रही है। देख बढ़ रही, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, तो साथ बढ़ेगी साथ घटेगी। ये ना इनका जीवन मरण का वादा है बेटा। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है ही नहीं। देखो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ होगा ही नहीं, तो राइट आंसर सी नहीं बेटा ए हो जाएगा। याद रखना सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है और यहां पर चकमा वो दे सकते हैं आपको। लैंग्वेज पढ़ना, दोनों की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर एक दूसरे से होंगे, लेकिन फेज डिफरेंस की बात करें बेटा तो जीरो होगा। याद रखना इस चीज को, जीरो आंसर आएगा। ओके एक और क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो वेव की प्रॉपर्टीज के ऊपर से क्लास 11 के हिसाब से भी ये सोल्व किया जा सकता है। जैसे कि एक रेडियो कैन ट्यून टू एनी स्टेशन इन 7.5 मेगाहर्ट्ज और 12 मेगाहर्ट्ज बैंड, व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। अब हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ध्यान से देखना बेटा, चीजें दे रखी है। तो गिवन डाटा में आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी f1 इज इक्वल टू 7.5 मेगा यानी 10⁶ हर्ट्ज लिखा जा सकता है, हर्ट्ज यानी सेकंड इनवर्स। सेम बात कुछ दे रखी है बेटा, किसके लिए? 12 के लिए। तो f2 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁶ मेगाहर्ट्ज यानी कि आ जाएगा 10⁶। ओके और हर्ट्ज एज इट इज लिख लिया। अब हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा कि एफ लेमड़ा इज इक्वल टू, ध्यान से देख बेटा, एफ लेमड़ा इज इक्वल टू हम लिखा करते थे वेलोसिटी ऑफ वेव, लेकिन यहां पर वैक्यूम की बात है, कुछ चीज बता नहीं रखी है तो हम वैक्यूम या एयर मान के चलेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ वेव हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी हो जाएगा। तो लेमड़ा निकालनी है तो लेमड़ा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय एफ हो जाएगा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ हो जाएगी, डिवाइड में बेटा आ जाएगा एफ जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक बार λ1 के लिए मैं लिखूंगा 3 इंटू 10⁸, डिवाइड में बेटा ध्यान से देखता जा, अंतर मंतर जंतर हूं जानू छु एक मंत्र 75 इंटू 10⁶ लिखा जाएगा। ओके दूसरी बार λ2 इज इक्वल टू लिखा जाएगा 3 इंटू 10⁸, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा बेटा 7.5 की जगह 12 इंटू 10⁶। यह आ जाएगा मीटर में, यह आ जाएगा मीटर में। बस बात हुई खत्म बेटा। कैलकुलेशन करनी होगी बेटा, यह आंसर निकालना है वो मीटर में है, यह आंसर निकालना होगा वो मीटर में आएगा।
ये मीटर में आंसर आएगा। और आप सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा बेटा वो 40 मीटर और 25 मीटर के आसपास मिलेगा। एक बार चेक करना है, कैलकुलेशन खुद से करो तभी तो पता चलेगा बेटा। हाँ ठीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन में बता रखा है हमें कि द एम्पलीट्यूड ऑफ अ इलेक्ट्रिक नहीं मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड दे रखा है इन वैक्यूम के लिए, बी नोट इज इक्वल टू 510 नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आपको याद हो तो दोनों इक्वेशन के लिए, जैसे कि E इज इक्वल टू ई नोट, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स वगैरह वगैरह लिखते थे, वैसे ही B इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस और माइनस के एक्स लिखते थे। इन दोनों में हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा कि ई नोट बाई बी नोट होगा, दैट इज इक्वल टू सी लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल टू सी लिखा जाएगा। हमें निकालना है बेटा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड वाला एम्पलीट्यूड। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहां पर ई नोट इज इक्वल टू सी इंटू बी नोट, बस सीधा बी नोट ऊपर आया। सी की वैल्यू कितनी है बेटा 3 इंटू 10⁻8 लिख सकते हैं हम, और बी नोट की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है 5 इंटू 51 इंटू 10⁻8 लिख देता हूं। -8 इसलिए क्योंकि ये 10⁻9 आता, -9 और 1 बिंदु कैंसिल आउट हुआ, -8 लिखा गया, -8 + 8 कैंसिल आउट हुआ, 51 है तो ये हो जाएगा 153। 51 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे आपको मिलेगी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। परफेक्ट। छोटी सी कैलकुलेशन है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, इसमें कोई भी आपत्ति, आपको कोई परेशानी, अरे छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बेटा, पूछे जा सकते हैं। हाँ, इससे बेस भी बन जाएगा, और बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए ये छोटे क्वेश्चंस एक तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन का काम करेंगे। जैसे कि एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें हमें पूछा गया है और थोड़ी सी चीज बताई गई है कि ऐसा सोचो, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए दे रखा है 120 न्यूटन पर कूलम। द फ्रीक्वेंसी उस टाइम पे दे रखी है f इज इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज। तो आपको इस कहानी के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम्पलीट्यूड निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, वेव नंबर निकालना है और लैम्बडा निकालना है, ये सारी चीज निकालनी है। इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर एक्सप्रेशन लिखना है और मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रॉपर एक्सप्रेशन लिखना है, इक्वेशन बनानी है। ये पूरा एक बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इस बड़े क्वेश्चन में कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन छिपे हुए हैं जो हमने प्रीवियसली किए हैं। चिंता मत करना, तेरा मास्टर है ना इधर, जहां से सब कंफ्यूज होते हैं वहां से हम शुरू होते हैं। तो देख, सीधी बात है, पहले तो आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी। जो चीजें दे रखी है उसी का यूज करना है। पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो क्या हम 2πf का यूज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो मुझे अगर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा के लिए मैं यूज करूंगा 2πf। अब 2π एज इट इज आएगा, f की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी है सिर्फ 50 मेगा यानी 10⁻6 मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, 100 तो ये 10⁻6 थी और 100 यानी कि 10⁻7 हो जाएगी, 7 और 8 हो जाएगी। हाँ जी, तो ये लिखा जा सकता है पाई इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब बी नोट की वैल्यू ध्यान से देख बेटा, क्या हम लिख सकते थे ई नोट डिवाइड बाई बी नोट इज इक्वल टू सी, लिखा तो जा सकता है सर, और हमें बी नोट की वैल्यू निकालनी है, दैट्स वाई वी कैन राइट बी नोट इज इक्वल टू, ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ई नोट डिवाइड बाई सी। ई नोट की वैल्यू बेटा कितनी क्वेश्चन में दे रखी है 120 डिवाइड में सी की वैल्यू 10⁸8। बढ़िया। अब 4 तेरी 12, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये मिंडू था, ऊपर एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10⁻7 आएगा, -7 लिखा जा सकता है इसको। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 0.4 टेस्ला, 0.4 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो इसलिए क्योंकि मैंने इसको 10⁻6 कर दिया 0.4 लिख के, तो 10⁻6 हो जाएगा, -6 को हम माइक्रो के फॉर्म में लिख सकते थे, 0.4 माइक्रो में लिख दिया हमने। बढ़िया सर। तो हमने बी नोट निकाल लिया, ओमेगा निकाल दिया, के और लैम्बडा निकालना है, के और लैम्बडा निकालना है। तो जैसी आपकी मर्जी, पहले लैम्बडा निकालना चाहो तो लैम्बडा भी निकाल सकते हो। जैसे कि लैम्बडा बहुत आसान होगा इस केस में कि एफ लैम्बडा हमने लिखना सीखा था, एफ लैम्बडा इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू बेटा सी लिखा था। तो लैम्बडा निकालना है तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई एफ। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8। एफ की वैल्यू बेटा ध्यान से देख, क्वेश्चन में दे रखी है 50, बस यहां से सोल्व कर लीजिए, ये आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, यह आंसर मीटर में आएगा। और एक कहानी हमें निकालनी है के के लिए, तो के लिए भी कहानी बहुत आसान है। के लिए हम लिखते थे सर वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के।
तो एक तो के का फॉर्मूला यहां से आ सकता है, या फिर लास्ट वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ध्यान से देखते जाना बेटा, अंतर मंतर जंतर उजाणु छू एक मंतर। हम ये एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि k इज इक्वल टू 2π/λ। आपको जो चीज ज्यादा सूटेबल लगे उससे सोल्व कर सकते हो। के की वैल्यू वेव नंबर इज इक्वल टू 2π/λ। लेमड़ा आपको प्रीवियसली निकाल के बताई गई है, ये यहां पर यूज कर सकते हो। और वेलोसिटी ऑफ वेव यहां पर स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी, यानी कि सी के इक्वल होगी, और सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लीजिए ओमेगा आपको पहले से पता है, क्वेश्चन में निकाल लिया, और के की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस दोनों इक्वेशन से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो, आपको जो जिससे सरलता लगे उससे निकाल सकते हो। लेकिन क्या ये छोटे छोटे हर पैरामीटर्स निकालने आए बेटा? हर पैरामीटर्स निकालने हैं? बड़ा क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन में कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे थे, तो मैंने आपको रिवाइज करवाया फॉर्मूला कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। याद कीजिए, ओमेगा निकाल ले तो E नॉट बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी लिखा जाएगा, एफ लेमडा इज इक्वल टू सी, वेलोसिटी ऑफ वेव लिखा जाएगा। एयर की बात हो रही है, वैक्यूम की बात हो रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव इज इक्वल टू सी हो जाएगा, सी यानी स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। ओके, और वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू पहले ही निकाली, के की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, या फिर के इज इक्वल टू 2π/λ सीधा यूज किया जा सकता है ना बेटा, सीधा। हाँ, तो बस इसी हिसाब से हम सारी की सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ में मैंने एक और बार फॉर्मूले बताए, देखिए इन फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं पहले ए वाले पार्ट का डेटा, सारा का सारा परफेक्ट। यहां तक की कोई परेशानी बेटा? मतलब आपको क्या मिलेगा पता है? ये देख, इन्होंने नैनो टेस्ला में लिखवाया आंसर। अगर आप माइक्रो में लिखना चाहते तो क्या आ जाता? माइक्रो में लिखते बेटा तो 0.4 माइक्रो टेस्ला आ जाता। यहां पर नैनो में लिखा है, इसलिए 400 नैनो टेस्ला लिखा है। फिर ओमेगा की वैल्यू आई 314 × 10⁶ रेडियन पर सेकेंड, और ये के की वैल्यू आई है, के इज इक्वल टू 1.05 रेडियन पर मीटर, और लैम्बडा की वैल्यू यहां पर आई है 6 मीटर। ये कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। एक बार देख लो ध्यान से, क्या आपका आंसर मैच कर रहा है यहाँ पर? क्या हमने जो कैलकुलेशन की उस हिसाब से आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? पाई की वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी 3 × 10⁻, मतलब 3.14 लिखेंगे। 14 में 14 को उस तरफ पॉइंट के ले जाओ तो 314 × 10⁶ हो जाएगा, तो सही आंसर होगा। क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है, छोटे छोटे कदम थे, अब बड़ा कदम है एक, कि हमें एक एक्सप्रेशन लिखनी है ई और बी की। हमें एक्सप्रेशन लिखनी है ई और बी की, ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। तो एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको तो पहले लिखना ये होना चाहिए, याद होना चाहिए कि E इज इक्वल टू, इक्वेशन ऐसे लिखी जाती थी ना कि y इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड साइन kx। अब जिस डायरेक्शन में वो भाग रही है, वेव जिस डायरेक्शन में भाग रही है उस हिसाब से लिखा जाएगा। बता रखा है कि वेव किस डायरेक्शन में भाग रही है? नहीं बता रखा है। तो हम वेव की प्रोपोगेशन है वो x की डायरेक्शन में मान रहे थे, तो kx माइनस ओमेगा टी लिख लिया। वैसे ही ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। और सेम कहानी हम लिखते हैं बेटा B वाले के लिए कि B इज इक्वल टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। ई नोट की वैल्यू हमने क्वेश्चन से निकाली है, नहीं दे रखी है सर, 120 साइन एज इट इज। के की वैल्यू क्वेश्चन से हमने निकाली है, जी हाँ, के की वैल्यू हमने क्वेश्चन से निकाली, दैट इज इक्वल टू 1.05। तो लिखो यहां पर 1.05 एक्स एज इट इज, ठीक है। माइनस ओमेगा की वैल्यू हमने निकाली है, जी हाँ, ओमेगा की वैल्यू हमने क्वेश्चन से निकाली बेटा, वो आ रही थी 314 × 10⁻⁶। लिखना होगा ये पूरी की पूरी वैल्यू बेटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर लिखनी है। तो ये 1.05 ये आ जाएगा 314 × 10⁻⁶, और मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा टी, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा टी, ये ब्रैकेट खत्म हुआ। संपूर्ण कहानी यहां तक समझ में आई बेटा? यहां तक संपूर्ण कहानी समझ में आई है? एक बार लिखते जाओ, स्वाहा बेटा समझ में आया तो अब इसकी डायरेक्शन भी हमें कुछ सोचनी पड़ेगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन मैंने मानी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये भाग रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो मैं मान सकता हूं कि, मतलब ये माना है, सिर्फ सपोज किया है मैंने, यहां पर कोई ऐसा स्टिकनेस नहीं है, ये सपोज किया है कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जे की डायरेक्शन में होगी बेटा, जे की डायरेक्शन में होगी, ऐसा मान लिया बेटा, वाई की डायरेक्शन में। ओके, तो जे कैप लिख दिया। सेम कहानी मुझे मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी अप्लाई करनी है। बी इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी या के एक्स माइनस ओमेगा टी, kx माइनस ओमेगा टी। ध्यान से देखता जाओ बेटा, बी नोट की वैल्यू क्वेश्चन से हमने निकाली थी, हाँ निकाली थी, वो आ रहा था कुछ 400 या 0.4, हाँ तो 400 मतलब आप 0.4 लिखोगे तो 4 × 10⁻⁻ में 7 आ जाएगा, 4 × 10⁻�7 साइन एज इट इज आएगा। के की वैल्यू क्वेश्चन में से हमने निकाली थी सर 1.05, एक्स एज इट इज आएगा, माइनस करके 314 10⁻⁶
टी आ जाएगा। अब ये कौन सी डायरेक्शन में होगी? देख, एक चीज हमें पता है पहले से ही कि अगर मैं जे क्रॉस क्या करूं कि जिसकी वजह से मुझे रिजल्टेंट है वो आई मिले, तो जे क्रॉस की समझदारी उसी में है कि के कैप करना होगा मुझे। ये पता है था ना मैंने क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसी के हिसाब से मुझे यहाँ पर क्रॉस में के कैप लगाना होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वो के की डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जे की डायरेक्शन में अगर हमने मानी है तो, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भाग रही है, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भाग रही है, इस वजह से हमने बीच में माइनस लिखा था, ये मान के चले थे इसलिए बीच में हमने माइनस लिखा था। देख लीजिए इस बार एक बार शांति से, ये बहुत शानदार क्वेश्चन था बेटा, इसमें हर एक प्रॉपर्टी मतलब जो हमने पढ़ी है वो हर एक फॉर्मूला यूज हो गया, मैक्सिमम जो भी फॉर्मूले पढ़े थे वो सारे यूज हो गए। एक वेलोसिटी वाला फॉर्मूला एक बहुत डीप में यूज नहीं हुआ है जो अभी एक और इक्वेशन में यूज हो जाएगा, लेकिन एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्रिस्टल क्लियर यहां तक की बात बेटा? क्या आगे बढ़ा दूं कहानी को? अरे बोल 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 स्वाहा बोल, हटा सावन की घटा, समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता स्वाहा। लो बेटा एक और शानदार वाला क्वेश्चन करते हैं। देख, बी ऑप्शन मैच करना चाहिए इसके साथ, एक बार वेरीफाई करना सही है कि नहीं है, हालांकि सही है लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से भी एक बार वेरीफाई कीजिए बेटा, क्या पता कुछ नई बात जानने को मिल जाए आपको। आगे बढ़ते हैं। देख, एक नया क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए सारी प्रॉपर्टी हमने जो समझी है वहीं से क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कुछ ऐसी है कि E इज इक्वल टू 50 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, E इज इक्वल टू 50 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वोल्ट पर मीटर में है। द वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दिस मीडियम इज, ये मीडियम में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होगी? तो आपको याद हो तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन एयर या फिर वैक्यूम में हम लिख देते हैं सीधा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल 3 × 10⁸ के इक्वल। ठीक है, अगर कोई मीडियम की बात होती है तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन मीडियम हम लिखते थे सर स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय n कर देते हैं, n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम हो जाएगा, लेकिन यहां पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात ही नहीं है, तो क्या करेंगे? अभी एक फॉर्मूला बताया था बेटा, इक्वेशन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ अ वेव निकालने का तरीका, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू, ध्यान से देख, दैट कैन बी राइट एज ओमेगा बाय के। अब इक्वेशन के हिसाब से ओमेगा निकालिए, ये रहा ओमेगा, इक्वेशन के हिसाब से के निकालिए, ये रहा के। ध्यान से देख, ओमेगा की वैल्यू 10 × 10⁻10, 10 × 10⁻10, और ध्यान से देख हमें बता रखा है कि 500 के की वैल्यू है, बाकी आगे पीछे कुछ मीटर में है, सारी कहानी ऐसा यूनिट में चल रही है, मीटर में ही है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, एक एक बिंदु कैंसिल आउट, या फिर ऐसा कर सकते हो, ध्यान से देखना, एक बिंदु इसके साथ यहां पर बन जाएगा 9, ठीक है 9, और दूसरा बिंदु भी इसी के साथ, तो ये बन जाएगा 8, ठीक है 9 में से ये बन गया बेटा 8, ये दोनों बिंदु कैंसिल आउट हो गए, 5 तो ये बन जाएगा 2 यहां पर, तो ये 2 × 10⁸ आ जाएगा। अब 2 नहीं भाई, हमें इसको 3 करना है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से सी के हिसाब से ऑप्शन दे रखे ना बेटा, सी के हिसाब से ऑप्शन दे रखे, ध्यान से देख, सी के हिसाब से ऑप्शन दे रखे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट सी लिखी जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट सी लिखी जाएगी, तो 2c/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने बेटा इससे पहले इसका ऑप्शन c/2 लिखा है गलत, इसका आंसर लिखा है आपने 3c/2 गलत, c लिखा है तब भी गलत, राइट ऑप्शन बन जाएगा 2c/3, राइट ऑप्शन क्या बनेगा 2c/3, परफेक्ट। क्या है समझ में? एक छोटे से फॉर्मूले से एक जेईई मेंस का 4 नंबर का क्वेश्चन बन रहा था, और वो भी बहुत कंसेप्चुअल था कि आप इस फॉर्मूले के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो क्या सोचो उस टाइम पे ये फॉर्मूला याद आना बड़ी बड़ी बात होगी, और उसके लिए 11th के भी कंसेप्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और 11th के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जैसे मैंने पढ़ाया है उस हिसाब से आगे बढ़ते जाइए बेटा, उस चीज़ पे महारत हासिल करते जाइए, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, अगर कोई चीज़ आपने पहले मिस की है तो, बैकलॉग बना लिया है तो। खैर
अगर किसी के बैकलॉग हो तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि हाँ सर इस चैप्टर के बैकलॉग है, शायद क्या पता कि उससे कुछ निवारण निकल जाए आपकी समस्याओं का। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अब आपके लिए बता दें, 3c/2 इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। एक क्वेश्चन अब आपके लिए, एक और शानदार सा कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है एनर्जी डेंसिटी। आपने पढ़ा होगा बचपन में जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C इंटू V, और वहां पर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी के फॉर्म में हम बोलते हैं, तो वो एनर्जी डेंसिटी की, मतलब इसमें से कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से यूनिट वॉल्यूम निकाल लीजिए, उस यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी रहेगी पर वॉल्यूम, दैट कैन बी राइट एज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में लिखते थे हम, जिसको एनर्जी डेंसिटी का नाम दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। वैसे इंडक्टर पढ़ा था हमने, इंडक्टर हमें रिप्रेजेंट करता था कि जहां कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप यूनिट वॉल्यूम निकाल लोगे, यूनिट वॉल्यूम में जो भी एनर्जी होगी दैट कैन बी राइट एज बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नॉट, बी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, इसको कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी जो मिलेगी वो इस तरह से लिखी जाएगी। आप पूछोगे कि ये सब बातें अभी क्यों? क्योंकि हम जिस वेव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उस वेव में तो दोनों एनर्जी है, दोनों कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं, साथ बढ़ रहे हैं, साथ घट रहे हैं, साथ बढ़ रहे हैं, साथ घट रहे हैं। तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? हम यही तो बोल रहे थे ना अभी जस्ट पहले, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये ट्रैवल करती है तब एनर्जी और मोमेंटम साथ लेके चलती है। एनर्जी वेव क्या है एक्चुअल में? एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करने का एक तरीके से तरीका है। तो ये कौन सी एनर्जी को साथ में लेके चल रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी? और अगर आप ये बोल रहे हो कि ये दोनों एनर्जी को साथ लेके चल रही है, तो दोनों में से बड़ी वाली, डोमिनेटिंग वाली कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा एनर्जी डोमिनेट कर रही होगी या मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी ज्यादा डोमिनेट कर रही होगी? कौन सी एनर्जी? आप सोचोगे सर कि यहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E/C, E/B इज इक्वल टू C। अब C की वैल्यू थी बेटा 3 × 10⁸ मतलब सीधी बात है कि बहुत बड़ी वैल्यू इसकी है, इसका मतलब E की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। अगर E की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो ऑफ कोर्स E वाली मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों इक्वल अमाउंट में होगी, दोनों की एवरेज एनर्जी डेंसिटी सेम ही रहेगी इस पूरे ऑसिलेशन में, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। वो कैसे? आओ एक डेरिवेशन से समझाता हूं। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी जस्ट कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी हम लिख सकते हैं बी नॉट डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट, तो हमने लिखा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। एक फॉर्मूला, मतलब दो छोटे छोटे फॉर्मूले, E/B इज इक्वल टू C, और दूसरा फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 1/√में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब हमने दोनों का स्क्वायर किया तो 1/μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। यस सर वी कैन। अब यहां से हमने थोड़ा सा करेक्शन किया है कि मैं B की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो B इज इक्वल टू E/C लिखा जा सकता है। जी बढ़िया। अब मैं इन दोनों का यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जहां जहां B है वहां मैं लिखना चाहता हूं E/C, मतलब E स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर। डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा 2 म्यू नॉट, एज इट इज 2 म्यू नॉट, ये 2 म्यू नॉट। क्या मैं लिख सकता हूं E स्क्वायर एज इट इज, डिवाइड में आ जाएगा 2C स्क्वायर म्यू नॉट। ध्यान से देख लीजिए, यहां पर अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 1/μ नॉट और C स्क्वायर बचेगा। यही सेम फॉर्मूला तो है यहां पर, सेम डिट्टो टू डिट्टो फॉर्मूला, देख लीजिए ये जो भी चीज है वही चीज तो है यहाँ पर, 1/√1/C स्क्वायर और म्यू नॉट। अब इस चीज की जगह मैं एप्सिलॉन नॉट का पार्ट लिख सकता हूं। जी हाँ, मैं एप्सिलॉन नॉट का पार्ट लिख सकता हूं, तो मैंने सिर्फ लिख दिया सर 1/2 एज इट इज एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, E का स्क्वायर। तो ये क्या आ गई? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। लीजिए बेटा, ये आंसर निकल के आ गया, मतलब दोनों इक्वल है, वो प्रूव हो रहा है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी ट्रैवल कर रही है तो उसमें जितना हिस्सा बेटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी का, उतना ही हिस्सा होगा मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी का। क्रिस्टल क्लियर। ये छोटा सा डेरिवेशन था लेकिन काम का था, 2 मार्क्स में से डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट किसका था? एनर्जी डेंसिटी का था। अब तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नेचर के बारे में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे ट्रैवल करती है, कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, प्रोपगेशन की डायरेक्शन कैसे निकाली जा सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कैसे नाचते हैं, फेज डिफरेंस क्या होता है, मीडियम की आवश्यकता है या नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल ये वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, ये सारी बातें आपने पढ़ी है।
अब हम प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम पढ़ने जाएंगे कि जहां पर हमें एक फॉर्मूला पता है कि एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी, ठीक है। लेकिन यहां पर बहुत सारी, सिर्फ जैसे हम बोलते हैं ना कि व्हाइट लाइट में सिर्फ व्हाइट कलर नहीं है बेटा, ये व्हाइट कलर बना हुआ है बहुत सारे रंगों का मिश्रण से, जैसे जानी वाली पिनारो या विब्रोय नाम से आप जानते होंगे कि बहुत सारे कलर का एक मिश्रण है और हमें व्हाइट कलर, व्हाइट लाइट दिखती है। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं, इसमें बहुत सारी वेवलेंथ है और उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज करेगी, जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज करेगी वैसे वैसे यहां पर बेटा उसकी लाक्षणिकता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करती है। और इस हिसाब से हमने एक पूरा शूटेबल टाइप से कि जैसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी वैसे वैसे उस हिसाब से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिवाइड कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक मतलब ऐसे प्रॉपर बाउंड्री नहीं है कि भाई 300 से 400 के बीच की जो भी नैनोमीटर वाली वेवलेंथ होगी वो ये वाली, 4000 से 5000 के बीच की जो भी होगी वो ये वाली वेवलेंथ के लिए हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये वाला पार्ट है। ऐसा परफेक्ट बाउंड्री नहीं है, लेकिन बेटा हमने एक शूटेबल मतलब ऐसा कि बाउंड्री मोटी मोटी से, लेकिन हमने क्लासिफाई करने की मतलब एक टेक्निक निकाली है। वो टेक्निक कैसी है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से निकाली है। ध्यान से देखना आप। तो ये शुरुआत होती है सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो से, कि यहां पर लॉन्ग रेडियो वेव्स इतने से इतनी रेंज के बीच की उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, एक तरफ फ्रीक्वेंसी लिखी हुई, एक तरफ वेवलेंथ लिखी हुई। तो रेडियो वेव्स के लिए पहले फ्रीक्वेंसी निकाली। आप पहले फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो या वेवलेंथ पे ध्यान दो, दोनों में से एक केस के ऊपर जाना। हम चलते हैं, चलो मान लीजिए कि चलते हैं वेवलेंथ की ओर, वेवलेंथ नहीं फ्रीक्वेंसी की ओर। तो रेडियो वाले की फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी, देख 10 हर्ट्ज या फिर 10⁻³ हर्ट्ज या फिर 10⁻⁴ हर्ट्ज। फिर उसके बाद रेडियो में ही रेडियो वेव का एक टाइप जिसको बोला जाएगा एम रेडियो वेव। फिर टेलीविजन के लिए जो रेडियो वेव यूज की जाएगी वो, उसके बाद शॉर्ट रेडियो वेव्स। तो ये पूरा का पूरा रेंज होगा वो शॉर्ट, ये पूरा का पूरा रेंज है वो रेडियो वेव के लिए आया, 10⁻³ से लेके ये ऊपर तक का हिस्सा आया, ठीक है। अब इसके जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वैसे माइक्रोवेव आया, फिर इंफ्रारेड आया, फिर विजिबल लाइट जो सिर्फ हमें एक दिखती है ना, वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा हिस्सा है, आपको दिख रहा होगा स्पेक्ट्रम में। ये इन रेंज के बीच का, ये रही रेंज उसकी, ये एक छोटा सा हिस्सा ही हम देख पाते हैं। बाकी ये नीचे वाली रेज या ऊपर वाली वेव्स हम देख नहीं पाते हैं खुली आंख से। तो सिर्फ इतना हिस्सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम देख पा रहे हैं और उसी को हम विजिबल लाइट कहते हैं। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे बेटा तो अल्ट्रावायोलेट लाइट, फिर एक्सरेज जिसका यूज हम करते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते हैं, फिर गामा रेज जिसका भी हम यूज करते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। एक्सरेज तो आपने बहुत बार सुना होगा, मशीनरी में एक्सरेज नहीं, कोई हड्डी टूटती है तब एक्सरेज करवाने जाना ऐसा बोलते हैं, तो वो हॉस्पिटल में यूज करते हैं, मशीनरी में यूज करते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये सारा हिस्सा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हिस्सा है जिसको हमने क्लासिफाई किया है और उसी क्लासिफिकेशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में होगी कि ये बहुत सारी वेवलेंथ है या बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, इसको कैसे याद रखेंगे। विजिबल लाइट में भी वो बहुत सारे कलर आते हैं ना, विब्रोई देख, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विब्रोई नाम से जाने जाते हैं या फिर जानी वाली पिनारा नाम से जाने जाते हैं। तो ये सारे के सारी वेवलेंथ कैसे याद रखेंगे। तो बेटा सीबीएसई हो, नीट हो या जेईई मेंस हो, रेयर ऑफ द रेयर केस में उन्होंने डायरेक्ट पूछा है कि भाई बताओ इसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी कैसी होगी। रेयर ऑफ द रेयर केस में वो हमेशा आपसे पूछना चाहते हैं कंपैरिजन। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जैसे इसमें नीचे से ऊपर जाएंगे रेडियो वेव से गामा रेज की ओर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी वेवलेंथ कम होगी, वो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पूछने की कोशिश करते हैं। हाँ, विजिबल लाइट के लिए हमें याद रखना होगा क्योंकि ये हमारी जानकारी का हिस्सा है, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो वो बेटा हम याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहले कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझते हैं कि आरएमआई वीयूएक्स गेमा से कैसे याद रखा जाएगा कि एनर्जी कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। देखना, सुनना मेरी बात, ये आपको अभी ये नहीं जानना है कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है या कितनी वेवलेंथ है, कितनी एनर्जी हो, नहीं जानना है आपको, नहीं इंटरेस्ट है उसमें। आपको इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए कि किसकी एनर्जी ज्यादा किसकी कम। तो आरएमआई वीयूएक्स गेमा, पहले तो ये दिमाग बैठा लीजिए, आरएमआई वीयूएक्स गेमा, आरएमआई याद रखना डिफिकल्ट नहीं है, वीयू एक्स गेमा, अब इस पर ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आरएमआई वीयूएक्स गेमा। आर रेडियो वेव, एम माइक्रोवेव, आई इंफ्रारेड, वी विजिबल लाइट, यू अल्ट्रावायोलेट, एक्स रेज और वाई यानी कि मतलब गेमा यानी कि आरएमआई वीयूएक्स गेमा। गेमा की वैल्यू, गेमा यानी कि हो जाएगा गेमा
रेस। तो जैसे जैसे आप इस हिसाब से चलते हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। याद रखना बेटा क्या होगा, एनर्जी बढ़ती है। तो हम याद रखेंगे कि आगे चलेंगे वैसे एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी इज इक्वल टू एच एफ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी अगर इस हिसाब से आगे बढ़ रहे हो तो। और अगर मतलब आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ लेमड़ा इज इक्वल टू सी के इक्वल। तो एफ बढ़ रही होगी, लेमड़ा घट रही होगी, एफ बढ़ रही होगी, लेमड़ा घट रही होगी। क्यों? क्योंकि सी की वैल्यू तो कांस्टेंट है बेटा, 3 × 10⁸ हो जाएगी। मीडियम चेंज नहीं होगा तो ये चेंज नहीं होगा, तो यहां पर लेमड़ा घट रही होगी। तो आर एम आई वी यू एक्स गेमा में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वेवलेंथ घट रही होगी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। देखना ध्यान से, तो रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेडियो की होगी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, गामा रेस की होगी। परफेक्ट। एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, गामा रेस की होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी, गामा रेस की होगी। फ्रीक्वेंसी सबसे किसकी कम होगी, रेडियो वेव्स की होगी। परफेक्ट। आर एम आई वी यू एक्स गेमा, आर एम आई वी यू एक्स गेमा, आर एम आई वी यू एक्स गेमा। R for radio wave, M for microwaves, I for infrared, V for visible light, U for UV rays, V for ये UV, फिर इसके बाद एक्स रेज और उसके बाद गामा यानी कि गामा रेज की इक्वल। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और लैम्बडा घटेगी। किस हिसाब से, हमने इक्वेशन के हिसाब से समझ लिया बेटा। E इज इक्वल टू एच एफ फॉर्मूला होता है, यहाँ पर H कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है और F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। परफेक्ट। यहां तक की कहानी बेटा। सबसे लॉन्गेस्ट ऐसा पूछा जाए इसमें कि लैम्बडा किसकी सबसे ज्यादा होगी, तो यहां कहानी के लिए बोल सकते हो कि आपकी एनर्जी मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी और इस कहानी के लिए लैम्बडा मैक्सिमम होगी। और सेम यहां पर अगर गामा रेस की बात की जाए बेटा, तो यहां पर एनर्जी मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम और लैम्बडा होगी वो मिनिमम होगी। एक बात याद रखना, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी ना उससे खतरा ज्यादा होगा, याद रखना। इसलिए कोई पूछे कि ज्यादा खतरनाक रेस कौन सी है, तो गामा रेस ज्यादा खतरनाक होगी। रेडियो से ज्यादा नुकसान नहीं होता है, गामा रेस से बहुत नुकसान होता है, एक्स रेस से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए एक्सरे वाले, एमआरआई वाले रूम में कभी किसी को ऐसे ही नहीं जाने दिया जाता है। या लोहे की चीज लेके, चुंबक जैसी चीज लेके, तो मैग्नेट जैसी चीज लेके तो आप जा ही नहीं सकते हो। ऐसे बैठने भी नहीं देते हैं बेटा, आपको बोलते हैं कि अगर काम ना हो तो बाहर ही रहो। और बार बार एक्सरेज और एमआरआई करवाने के लिए भी मना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत खतरनाक होती है बेटा शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो एनर्जी जिसकी ज्यादा वो ज्यादा खतरनाक होती है। आपको समझ में आ गया कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम होगी, इस आर एम आई वी एक्स गेमा के हिसाब से आप समझ सकते हो। अब इसमें ट्रिक भी बनाना चाहो तो बना लेना बेटा, और थोड़ी सी अगर कोई ट्रिक याद आती हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भी जाना, दूसरे बच्चों को काम भी आ जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से तो आर एम आई वी एक्स गेमा 100 मतलब ये बहुत ज्यादा सिंपल एंड शॉर्ट है। अब कहानी इसमें ये कि कोई एक चीज दे रखी होगी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं एफ लेमड़ा के हिसाब से, एफ लेमड़ा इज इक्वल टू सी। और अगर वेवलेंथ दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। दोनों रटने की जरूरत नहीं है, और मैं तो बोल रहा हूं एक भी रटने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं बेटा, वो कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि इसमें यूनिकनेस क्या है, विजिबल लाइट की यूनिटनेस क्या है, माइक्रोवेव की यूनिटनेस क्या है, ये एक्सरेज की यूनिट फैक्टर क्या है। तो ऐसे यूनिक प्रॉपर्टी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं, और ज्यादातर ये कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो एनर्जी या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बात करते हैं। ठीक है, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना है। तो हम वो यूनिकनेस जानना चाहते हैं तो रेडियो वेव से शुरुआत करते हैं। पहली वेव यानी कि रेडियो वेव से शुरुआत करते हैं। तो रेडियो वेव से कहानी कि सर ये वेव है जिसकी वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होगी, एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो एनर्जी सबसे कम यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट रहेगी। अब कैसे इसका जन्म हुआ है, इसकी वेवलेंथ किससे रेंज में होती है, 600 मीटर से 0.1 मीटर के बीच में रहती है। ये चीजें याद रखने की नहीं है। फ्रीक्वेंसी की बात भी बता रखी है, वेवलेंथ की बात भी बता रखी है, सोर्स कैसे इसको, मतलब कहां से इसका प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे इसको बनाया जाता है, वो सारी चीज यहाँ पर लिखी गई है। लेकिन इसको ज्यादा याद रखने की बेटा जरूरत नहीं है, बस हल्का हल्का पढ़ेंगे और जो याद रखने वाली बात होगी वो मैं बताऊंगा कि इसको ध्यान से बताना, इस चीज को ध्यान से समझना, याद रखना, दिलो दिमाग में बैठा लेना। यहां से एमसीक्यूज आ सकता है। तो एक बार पढ़ता जाता हूं, जो काम का होगा वहां पर मैं ज्यादा फोकस्ड करूंगा, याद रखना। तो देख, यूनिकनेस के ऊपर अपन ज्यादा डिपेंडेंसी रखेंगे कि जो भी यूनिक फैक्टर होगा, यूनिक, इसकी बात सबसे अलग है, सबसे हटके वाली बात होगी, वहां से एमसीक्यू निकलेगा। आपको ट्रिक भी बता दी है। खैर, तो वेवलेंथ 600 से 0.1 मीटर, फ्रीक्वेंसी लिखी जा सकती है एफ लेमड़ा के हिसाब से, तो ये 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच में आएगी। कैसे जनरेट की जाती है, तो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल कंडक्टिंग वायर्स में जब वो ओसिलेट करता है तब इसको जनरेशन हो सकता है। किसने डिस्कवरी की थी, तो मार्कोनी साहब ने, मार्कोनी बाबा ने इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी के लिए ये जिम्मेदार भी होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये शो कर सकता है, तो रिफ्लेक्शन और डायफ्रेक्शन जो हम पढ़ के आए हैं,
डायफ्रेक्शन वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ के, वो रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे, हालांकि 9th-10th में आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, लेकिन उसकी बात हम रेडियो वेव्स में कर सकते हैं। ओके करेक्ट। अब इसके यूनिट फैक्टर की बात करेंगे, यहां से एमसीक्यू जा सकते हैं, जैसे कि ये रेडियो टेलीविजन में कम्युनिकेशन वाले सिस्टम्स में यूज किया जा सकता है, ये यूनिक फैक्टर है, ये पूछा जा सकता है। आगे की कहानी कि सर ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी यूज किया जा सकता है, ये इसके यूनिट फैक्टर है। रेड लाइन मतलब वहां पर कुछ काम की बात, याद रखना, रेड लाइन मतलब कुछ काम की बात है। ये चीजें एक बार हल्की हल्की पढ़ेंगे, वरना काम की बात क्या है, रेडियो टेलीविजन में यूज किया जा सकता है, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में किस टाइप की वेव का यूज किया जा सकता है, रेडियो वेव्स का यूज किया जा सकता है। बेटा देख रहे हो ना, बड़े बड़े टावर, ये रेडियो सिग्नल्स क्या छोड़ते हैं, रेडियो सिग्नल्स ही तो, रेडियो वेव के थ्रू ही तो आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट, नहीं वो एंटीना से कुछ वो कनेक्शन पकड़ते हैं, ये एफएम पकड़ा, वो ये वाला क्रिकेट वाला चैनल पकड़ा, ये कमेंट्री वाला चैनल पकड़ा, ये सॉन्ग्स वाला चैनल पकड़ा है, रेडियो मिर्ची वाला चैनल पकड़ा, वो किस पे बेस्ड है, रेडियो वेव्स के बेस्ड है। खैर ये पहली बात थी। अब दूसरे वेव की बात करते हैं, माइक्रोवेव। अब इसमें याद रखने के लिए दो स्टेटमेंट लिखने, तो ऐसा भी लिख सकते हो कि माइक्रोवेव वह वेव है कि जिसकी वेवलेंथ है वो रेडियो वेव से थोड़ी सी कम है और फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है। ऐसा करके आप बीच वाला स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके यूनिक फैक्टर क्या है। यूनिक फैक्टर क्या है, तो रडार सिस्टम में इस माइक्रोवेव का यूज किया जा सकता है। कोई पूछे बेटा एयरक्राफ्ट में रडार सिस्टम में कौन से, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में कौन से वेव का यूज किया जाता है, माइक्रोवेव का यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भी इसका यूज किया जा सकता है। देख जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये सैटेलाइट यहां से कुछ रेज भेजेगा, वेव्स भेजेगा, कुछ कंज्यूम करेगा, ये वेव्स गई एक सिग्नल पे गई, रिसीवर पे अर्थ से हमने ये रिसीव किए सिग्नल्स, और वापस जब भेजना होगा तो कहीं से भेजी और इसने सैटेलाइट ने रिसीव की, तो उस टाइम पे हम जो भी वेव सेंड करते हैं वो माइक्रोवेव के फॉर्म में होती है। तो माइक्रोवेव के लिए यूनिकनेस समझना, कम्युनिकेशन सिस्टम, और वो भी सैटेलाइट में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में यूज करते हैं। रडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में यूज किया जा सकता है। इसके साथ साथ माइक्रोवेव ओवंस में भी, हालांकि वो तो बहुत सिंपल सा है, माइक्रोवेव ओवंस नाम ही है माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन में भी इसका यूज किया जा सकता है। RMI, आई यानी इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड की कहानी आई है। इसको एक तरह से ना हीटिंग इफेक्ट की वजह से हीट वेव्स के नाम से या थर्मल रेडिएशन के नाम से भी जाना जाता है। जहां कहीं भी हीट की बात होगी ज्यादातर ये इंफ्रारेड की बात आएगी। तो कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि हीट वेव, तो हीट वेव यानी कि इंफ्रारेड, RMI, R रेडियो वेव, M यानी माइक्रोवेव, आई यानी इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड हीट वेव के नाम से भी जानी जाती है, थर्मल रेडिएशन के नाम से भी जानी जाती है। इसमें खास बात ये होगी बेटा कि जैसे कोई हमारे पास ये रिमोट कंट्रोल है, देख मैं जिससे स्लाइड चेंज कर रहा हूं बेटा वो एक रिमोट कंट्रोल है, यहां पर आपको एक ब्लिंक होती हुई लाइट दिख रही होगी, ब्लिंक जब मैं चेंज कर रहा हूं तब, तो ये ब्लिंक होती हुई लाइट है, वो क्या कर रही है, इंफ्रारेड लाइट का ही तो यूज कर रही है, इंफ्रारेड वेव का ही तो यूज कर रही है। तो एक सिंपल सी बात, जैसे आपके घर में भी टीवी का रिमोट होगा, एसी का रिमोट होगा, तो वहां पर भी एक ब्लिंक वाली बात आएगी, ऐसे ब्लिंक कर रही होगी जब रिमोट आप चला रहोगे, तो यहां पर लाइट, ये कौन से सिग्नल छोड़ता है, ये इंफ्रारेड सिग्नल को छोड़ता है। तो रेडियो कंट्रोल्स में इसका यूज किया जा सकता है, टीवी वीसीआर में। ओके सर, ये कीपैड टाइप के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहां पर भी एक, हालांकि ये बताइए रिमोट वाली बात उसी की है। ओके, अब इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म, मतलब कि एक मतलब औद्योगिक क्षेत्र में तो ठीक ही है, लेकिन उसके साथ साथ एग्रीकल्चर फील्ड में भी हम ऐसे डूम बनाते हैं कि जिसमें प्लांटेशन किया है और उस प्लांटेशन को एक रिक्वायर्ड एनर्जी की, रिक्वायर्ड हीट की जरूरत होती है, जो सन के फॉर्म में, हम डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर जाने देते तो सनलाइट कभी हो सकती है बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत कम पड़े, तो हम ऐसी पर्याप्त मात्रा में एक सूटेबल हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम इंफ्रारेड का भी यूज करेंगे। जैसे ग्रीन हाउसेस में हम बेटा इंफ्रारेड रेस का भी यूज करते हैं, हीट रेडिएशन का यूज करते हैं, ठीक है, ये एक इसकी यूनिकनेस हो जाएगी। RMI VUX गेमा। अब विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं, इसमें एक और चीज है, इंफ्रारेड वाले की और एक चीज है, हेज फोटोग्राफी करके का आपने वर्ड कभी सुना हो तो, हेज फोटोग्राफी, ये देखना, जैसे सांप है वो सामने वाले की क्या चीज देखता है, उसको सुनाई नहीं देता या ना दिखाई देता है, हम जैसे देख पा रहे हैं, हम तो विजिबल लाइट को ही महसूस करवा रहे, देख पा रहे हैं ना। सांप है वो कैसी चीजों को देख पा रहा है, वो गर्मी से पहचान पा रहा है, चूहे को कहीं भी बिल में से भी वो ढूंढ लेता है, क्यों, क्योंकि चूहे की गर्मी के हिसाब से, इंसान की गर्मी के हिसाब से वो इंफ्रारेड वेव्स का प्रोडक्शन करता है, तो इस रेडिएशन को देख पाता है सांप। तो जब सांप, कभी आपने एनिमल प्लेनेट पे देखा, मैं तो बचपन में बहुत देखता था, आप देखते होंगे तो कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ऐसे टाइप का डायग्राम दिखाया जाएगा, ऐसे टाइप की फिगर वहां पर आएगी कि सांप को जो चूहा दिखाई देगा वो इंफ्रारेड फॉर्म में दिखाई दिया जाएगा। तो कोई एनिमल के लिए ये इंफ्रारेड विजिबल लाइट की तरह काम करती है, वो इंफ्रारेड लाइट को भी देख पाते, तो ये फेज नहीं, हेज फोटोग्राफी के नाम से जाना जाता है। ओके,
तो ये हीट रेडिएशन ये क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्कैटरिंग में बहुत लेस होता है। विजिबल लाइट स्कैटर कर जाती है, ये स्कैटर नहीं करती, इसलिए हेज फोटोग्राफी का यूज किया जा सकता है एटमॉस्फेरिकल पार्टिकल्स को देखने के लिए, समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए। फिर बताया गया कि इंफ्रारेड लैंप्स में भी हम यूज करते हैं इस इंफ्रारेड लाइट का। ठीक है, वो तो इंफ्रारेड लैंप आपने नाम दे दिया, उसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि हमें मस्कुलर कंप्लेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए हम सीधा इसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि कई शरीर के एक पार्ट को गर्मी की जरूरत होती है, कभी कभी शरीर की कोई टूटा हुआ हिस्से को, सूजन आने वाले हिस्से को कभी नहीं ऐसे सेक करके दे दिया, ये सेक करके दे दिया, तो वहां पर ऐसी लाइट का यूज किया जा सकता है। कभी नहीं कोई चीज पकाने के लिए भी कभी कभी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इंफ्रारेड खतरनाक वाले पार्ट में आता है, वो माइक्रोवेव की तरह नहीं है। खैर, मैं बात पे आता हूं कि ये मस्कुलर कंप्लेंट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, उसकी ट्रीटमेंट में, और मोलिकुलर स्ट्रक्चर जानने में भी हम इस इंफ्रारेड का यूज करते हैं। देखिए सर्च से रेज आई है, ये इंफ्रारेड रेज आई, ये इंफ्रारेड रेज आई है, एक मॉलिक्यूल्स में से पास हुई, मॉलिक्यूल्स के अंदर में से कुछ रेज पास हो पाई, कुछ रेज पास नहीं हो पाई, तो स्क्रीन पे कुछ अलग ही टाइप की डिजाइन देखने को मिलती है, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होती है, और उस पैटर्न से ही और डीप में स्टडी करके हम इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। तो इंफ्रारेड एक तरह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने में भी जरूरत, मतलब काम में आ सकता है। तो कुछ इसके यूनिक फैक्टर थे, जो यूनिक फैक्टर मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए, इस पे एमसीक्यूज आ सकता है बेटा, दिमाग में रखना, दिमाग में रखना, इस पे कुछ एमसीक्यूज आ सकता है। देख ये मतलब महिला मित्र ने कुछ लैंप की मदद से कुछ ट्रीटमेंट की बात चल रही है, यही ट्रीटमेंट की बात यहाँ पर हुई थी बेटा। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ते हैं, विजिबल लाइट की बात करते हैं। हाँ, विजिबल लाइट सर, हम देख पा रहे हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आपको देख रहे हैं, हमारी क्लासरूम में देख रहे हैं, स्कूल में जा पा रहे हैं, हमारे आसपास के जीवन को, हर एक चीज को देख पा रहे हो, किसको आभारी है? इस विजिबल लाइट के आभारी है। विजिबल लाइट के लिए ध्यान में रखने, मतलब ये चीज याद रखने वाली है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रोम से 8000, ये अप्रोक्सीमेटली बेटा है, ये वेरिएशन भी हो सकते हैं। 4000 से कई बुक में 7500 लिखा हुआ होगा, कहीं में 8000 लिखा होगा, तो एंगस्ट्रोम में बताया है मैंने कि ये इसकी वेवलेंथ है। चाहो तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, ये चीज याद रखना है, एक विजिबल के लिए याद रखना जरूरी है। ओके, तो ये ह्यूमन रेटिना के लिए विजिबल है, इसलिए विजिबल लाइट का इसको नाम दिया गया है। ये पर्टिकुलर ये वेवलेंथ वाली रेज जो भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो ह्यूमन रेटिना के लिए विजिबल है, इसलिए विजिबल लाइट इसको कहा गया है। और इसी में तो हम पढ़ते थे विब्रोई, इसी में तो पढ़ा जाता है विब्रोई, जानी वाली पिनारा, गुजराती में जानी वाली पिनारा बोलते हैं, अंग्रेजी बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चे, जैनजी बच्चे इसको विब्रोई, अरे जैनजी नहीं, हम भी इसको विब्रोई बोलते थे। इंग्लिश मीडियम में विब्रोई, हिंदी वाले मीडियम में जानी वाली पिनारा से याद रखा जाता है। तो ये चीज मैंने पहले वाले डायग्राम में बता रखी है, ध्यान से देखना। यहां पर देख, ये जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे बेटा, यहां पर रेडियो वेव से गामा रेज की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे नीचे से जब ऊपर जा रहे थे तो एनर्जी बढ़ रही थी। तो अब हम यहां पर जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सेम एनर्जी बढ़ रही होगी, एनर्जी बढ़ रही होगी, एनर्जी बढ़ रही होगी। तो बताया जाएगा कि वायोलेट के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा, वायोलेट के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा, रेड के लिए एनर्जी मिनिमम होगी। इन विब्रोई वाले पार्ट में एनर्जी सबसे ज्यादा तो लैम्बडा सबसे कम वायोलेट की होगी, और यहां पर लैम्बडा सबसे मैक्सिमम किसकी होगी? रेड वाले की होगी। तो याद रखना ये विब्रोई की कहानी भी, किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है? रेड वाले की वेवलेंथ ज्यादा होगी। किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? वायलेट वाले की एनर्जी कम होती है। बाकी सारे बीच के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हम इस हिसाब से याद रखते हैं। इसमें वेवलेंथ बढ़ते हुए क्रम में याद रखते हैं, इसका उल्टा याद रखते हैं। स्पेक्ट्रम, आरएमआई, वीयूएक्स, गेमा में एनर्जी बढ़ रही है उस हिसाब से याद रखा है, और ये विब्रोई में हमने वेवलेंथ बढ़ रही है, देख नीचे, ऊपर से नीचे आते समय ऐसा याद रखा है। विब्रोई ऐसे बोलते हैं ना, विब्रोई, तो ऊपर से नीचे आते हुए हमें वेवलेंथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परफेक्ट, ठीक है, जानी वाली पिनारा की कहानी भी हमने समझ ली। ये विजिबल लाइट की कुछ बात थी। विजिबल लाइट की मतलब एप्लीकेशन तो क्या ही है, हम सब इसके बारे में जानते हैं कि हम देख पा रहे हैं, हर अपने आसपास के जीवन को, दुनिया को, यूनिवर्स को देख पा रहे हैं। किसको आभारी है बेटा? विजिबल लाइट के आभारी है। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन इस वर्ल्ड में है वो देख पा रहे हैं, वो सब इनको ही आभारी है। और एक बात है कि कई कई केमिकल रिएक्शन में भी विजिबल लाइट की जरूरी है, जैसे फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होती है, वहां पर भी मतलब इस विजिबल लाइट का यूज होता है। ठीक है, कई सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होगी कि जहां पर विजिबल लाइट का यूज होगा जी। तो इस केमिकल रिएक्शंस के लिए भी, कई सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए भी विजिबल लाइट का होना आवश्यक होगा। ओके, मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखना, कभी शरीर की भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, कभी आप
1 महीने तक सनलाइट में मत जाना, आपको बहुत लो फील होगा। तो हमारी एनर्जी बॉडी के लिए भी सनलाइट जरूरी है बेटा, ये विजिबल लाइट जरूरी है। सनलाइट में हालांकि बहुत सारी वेव्स आ जाएगी, लेकिन ऐसा कि उसमें विजिबल लाइट भी है। सनलाइट जो आती है उसमें एक हिस्सा लाइट का है, एक हिस्सा अपनी विजिबल लाइट का है, बाकी बहुत सारे हिस्से जो हमने पढ़े हैं उसमें से भी है। खैर हम आगे बढ़ते हैं RMIVU, यू यानी कि अल्ट्रावायोलेट की ओर। अल्ट्रावायोलेट की बात करेंगे यानी कि यूवी रेज की बात करेंगे। अब धीरे धीरे और खतरनाक वाला पार्ट, विजिबल से आगे बढ़ेंगे, खतरनाक वाला पार्ट आएगा। देखना खतरनाक मतलब कि जिसकी एनर्जी अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो पहले तो बताया जा सकता है कि ये विजिबल लाइट से इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, ऐसा करके एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब इसके यूनिकनेस वाले फैक्टर है कि फूड प्रिजर्वेशन में इसका यूज किया जा सकता है। क्या बेटा? फूड प्रिजर्वेशन में अल्ट्रावायोलेट लाइट का यूज किया जा सकता है, एक यूनिक फैक्टर है, यूनिक फैक्टर प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्वेशन में। इन द स्टडी ऑफ इनविजिबल राइटिंग्स, कभी ऐसा देखा होगा बेटा, कहीं ऐसे फिल्मों में या रील्स में देखा होगा, कहीं कोई चीज लिखी हुई है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है, और जैसे ही हम वहां पर लाइट गिराते हैं, कोई एक स्पेशल टाइप की लाइट गिराते हैं, हमें दिखाई देता है कि अरे यार ये लिखा हुआ है इसमें, बचपन में किया हुआ एक्सपेरिमेंट। तो ये अल्ट्रावायोलेट लाइट का ही कमाल था। आगे कहानी कि सर ये ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने में या फिंगरप्रिंट्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, अल्ट्रावायोलेट लाइट का यूज किया जाता है। मोलेकुलर स्ट्रक्चर में अगेन, मोलेकुलर स्ट्रक्चर पहले भी एक बार आ चुका है इंफ्रारेड वाले में, और यहां पर भी आ चुका है। परफेक्ट, कहां पर था पहले में एक बार देख लेते हैं। मोलेकुलर स्ट्रक्चर किधर 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 किधर, हाँ ये था इंफ्रारेड वाले में, इंफ्रारेड में एक बार आ चुका है, और दूसरे वाले में अल्ट्रावायोलेट में आ चुका है। ठीक है, अल्ट्रावायोलेट में ज्यादा बड़े पैमाने पर अल्ट्रावायोलेट में यूज किया जाता है, ये चीज याद रखना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ये शरीर के लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो ऐसा बताया गया है कि सर अल्ट्रावायोलेट लाइट है वो सन में से आती है, सन में से बहुत सारी लाइट आती है, उसमें से कुछ हिस्सा अल्ट्रावायोलेट का होगा, कुछ हिस्सा विजिबल लाइट का होगा, कुछ हिस्सा किसी और का भी होगा। तो अल्ट्रावायोलेट खतरनाक वाली रेज है सर, ये डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पे जब भी पड़ते हैं तो खुजली और शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती है, चमड़ी पे, त्वचा पे बहुत सारी बीमारियां भी साथ साथ हो सकती है, स्किन डिफेक्ट वाले इश्यूज हो सकते हैं सीधी डायरेक्ट यूवी लाइट्स गिरने पे। लेकिन खुश नसीबी ये बात की है कि यहाँ पर एक अर्थ की सरफेस, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होता है, जिस ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर क्या काम करता है कि अल्ट्रावायोलेट लाइट को मेजॉरिटी टाइम पे सोख लेता है, ये वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। बहुत कम हिस्सा है वो हमारी और पृथ्वी की ओर लौटता है, हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है। तो अल्ट्रावायोलेट लाइट का एक बड़ा सा हिस्सा है वो ओजोन लेयर खा जाता है या सामने वापस फेंक देता है, बहुत कम हिस्सा हमारे यहाँ पहुंचता है। तो ओजोन लेयर हमारे लिए फायदेमंद है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा बाहर निकलना। हाँ, तुम कितनी भी क्रीम लगा लो लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो आभार मानना बेटा, ये ओजोन लेयर है यहाँ पर, नहीं होगा तो परेशानी हो जाएगी। और इसीलिए बोलते हैं कि ओजोन लेयर को बचा सको तो बचा लो, क्योंकि बार बार जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं और हवा में फेंकते हैं वो घुल के ओजोन लेयर को मतलब छेदता जाता है, तोड़ता जाता है, तो टूटेगा तो हमें आखिर में नुकसानी होगी। तो पर्यावरण बचाओ, एनवायरमेंट बचाओ, यहीं से तो नारा निकला था वो। खैर हम आगे बढ़ते हैं, एक्सरेज की बात करते हैं। एक्सरेज याद आया क्या सर? इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बार हमने अपने दादा का एक्सरेज करवाने या दादी का कोई रिलेटिव का एक्सरेज रिपोर्ट करवाने के लिए कभी धक्के खाए हैं, कभी सुना है पापा लेके गए हैं किसी को कि एक्सरेज करवाना है, एक्सरे रिपोर्ट्स करवाना है। ये एक्सरेज क्या होता है? तो एक स्पेशल टाइप की रेज है कि जो शरीर के आर पार ऐसे, मतलब सामने से, सोचो क्या है कि सामने से मेरे ऊपर अगर कोई ऐसे लाइट फेंके तो परछाई मेरी पीछे हो जाएगी, वैसे ही कोई लाइट आएगी मेरे शरीर को छेदते पार पार करके चली जाएगी। सिर्फ हड्डी वाला हिस्सा होगा वो उसकी परछाई बनेगी, सिर्फ हड्डी वाले हिस्से के पीछे परछाई बनेगी, उसको वो आर पार नहीं जा सकती। बाकी सारे हिस्से, सारी त्वचा, चमड़ी, जो भी ऑर्गेनिज्म है उन सब में से वो पार होके सामने चली जाएगी। सिर्फ परछाई बनेगी वो हड्डी की बनेगी, सिर्फ और सिर्फ हड्डियों की परछाई बनेगी बेटा। तो एक्सरेज यानी वह टाइप का रिपोर्ट होता है। अब इसका एप्लीकेशन समझो, खास करके मेडिकल डायग्नोसिस के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्सरेज कैन बी पास थ्रू अ फ्लैश बट नॉट थ्रू अ बोन्स। हड्डियों में से ये पास नहीं हो सकता है, बाकी सारी चीज में से अपने शरीर में से पास हो जाता है। क्या बड़ी बात है बेटा। ओके, तो आगे बताया कि सर ये मतलब कोई भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को हम जानने के लिए भी इस एक्सरेज का यूज कर सकते हैं। पहले इंफ्रारेड में समझा था, फिर अल्ट्रावायोलेट, अब एक्सरेज में भी यूज किया जा सकता है, एक्सरेज का भी यूज किया जा सकता है स्ट्रक्चर को जानने के लिए। लेकिन जो यूनिक फैक्टर है वो ये है, एक्सरेज रिपोर्ट, ये यूनिक फैक्टर है, ये चीज ध्यान में रखना है। इससे न्यूमेरिकल बनाया, न्यूमेरिकल नहीं लेकिन एमसीक्यू, यहां से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, या तो आपको सिंपल सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछेंगे या एक एमसीक्यू फॉर्म में एक चीज पूछ लेंगे, बस यही है। ओके,
परफेक्ट एक्सरेज की बात, परफेक्ट। इसकी और भी दो चीजें हैं, क्या है कि इंजीनियरिंग के पर्पज से भी, इन इंजीनियरिंग फॉर डिटेक्टिंग फॉल्स, क्रैक्स, फ्लॉज एंड होल्स इन दिस फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट्स, मेटल में से भी ऐसे मतलब एक्सरेज यूज किया जाता है, कहीं पे कोई फॉल्ट रह गया है तो वो जानने के लिए भी हम एक्सरेज का यूज करते हैं। तो इंजीनियरिंग पर्पज से भी ये काम का है एक्सरेज। मिक्स मत कर लेना, इसके जो आईएमपी पॉइंट है वो तुम किताब में लिखना, अपनी किताब में। फिर बता गया कि डिटेक्टिव डिपार्टमेंट्स टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव, डायमंड, गोल्ड, कहीं पे नहीं सुना हुआ है कि दुबई से सोना लेके आ गए ये, या दुबई से कुछ ऐसा, दुबई से तो नहीं आ सकता लेकिन कहीं और से कुछ ऐसा हुआ कि वहां से कुछ एक्सप्लोजन टाइप का मटेरियल साथ में लेके आ गए। तो कोई ऐसा डिटेक्टर होगा कि जहां से पास होने या से चक 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 शरीर पे करने पे या बैक पे से चक 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 करने पे पता चलेगा कि अरे भाई साहब यहाँ तो कुछ गोलमाल है। वो कैसे पकड़ में आ जाता है, वहां से एक्सरेज पास करवाई जाती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाली लेवल लेंथ वाली एक्सरेज पास करवाई जाएगी। तो सेट करके रखेंगे कि भाई ऐसे टाइप के मतलब ये एक्सप्लोजिव मटेरियल होंगे, डिटेक्ट कर लेगी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि डिटेक्टिव एक्सप्लोजन में या फिर डायमंड में या फिर गोल्ड में ऐसे स्पेशल टाइप की रेडिएशन होगी जो इस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि अरे कुछ गोलमाल है, कुछ झोलमाल है। तो एक्सरेज का यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है, डिटेक्शन में भी इसका यूज किया जा सकता है बेटा। और मतलब ये चीज यूज हो ही रही है, तो ध्यान में रखना, फिजिक्स जान के जा रहे हो तो कोई ऐसी चीजें नहीं करनी है बेटा, पकड़ में आ सकते हो आप। खैर आगे बढ़ते हैं। देख ये एक्सरेज की बात थी, इसके साथ साथ एक और पॉइंट याद रखना बेटा कि स्किन डिसीज के लिए भी इस एक्सरेज का यूज किया जा सकता है। जैसे कि एक बड़ी सी मशीनरी होगी और आपको अंदर लेटाया जाएगा, और स्किन डिसीज में नहीं, शरीर में कभी कोई हिस्से में गांठ रह जाती है, वो गांठ बड़ी होकर कैंसर का कारण भी बन सकती है। तो ऐसी स्किन डिसीज का निवारण के लिए, वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक्सरेज का यूज किया जा सकता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन काम के पॉइंट्स है, इसको याद रखना बेटा। ये स्किन डिसीज के लिए भी यूज किया जा सकता है, मेलिगेंट ग्रोथ्स के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है एक्सरेज का। तो वहां पर भी एक्सरेज का कंसेप्ट आता है। तो ये बड़ी सी बात एक्सरेज की होगी। एक्सरेज की एप्लीकेशन भयंकर है, आपने देखा होगा, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज की भयंकर एप्लीकेशन है, दिमाग में बात सेट रखना। और लास्ट RMI VU X गेमा, गेमा गामा अपना हिस्सा, गामा हल्क बना हुआ है सर, गामा रेज से गामा पिया था, गेमा पिया था, उससे हल्क बना था, ठीक है, लेकिन बहुत खतरनाक वेव्स होती है, बहुत खतरनाक बेटा गामा रेज होती है, बहुत खतरनाक रेज होती है। तो दिस आर अ रेडिएशन ऑफ अ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, इसकी एनर्जी हाईएस्ट होगी, लोवेस्ट वेवलेंथ होगी इसकी, वेवलेंथ इसकी लोवेस्ट, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, वेवलेंथ लोवेस्ट, पता चल जाएगा। दिस आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ये ऐसी वेव है बेटा कि वो हर चीज पार, हर चीज तो नहीं लेकिन मेजोरिटी चीज है वो आर पार करके निकल जाएगी। पेनिट्रेटिंग पावर इसका बहुत अच्छा होता है, विभेदन शक्ति की, जैसी किसी भी चीज को आर पार करने की क्षमता कितनी है इसकी, तो इसकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो रेडियोथेरापी में इसका यूज किया जा सकता है कि ट्रीटमेंट के लिए, खास करके जैसे एक्सरेज का यूज किया जा सकता है वैसे ही कुछ हिसाब से गामा रेज का भी यूज किया जा सकता है। जैसे मस्तिष्क के कुछ ज्यादा ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड जटिल सिचुएशन को समझने के लिए हम गामा रेज का यूज किया जाता है। तो ये रेडियोथेरापी फॉर अ ट्रीटमेंट ऑफ अ मेलिगेंट पर्मस के लिए, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस पॉलीइथिलीन फ्रॉम अ इथिलीन, इथाइलाइन या इथिलीन जो भी केमिस्ट्री में बोलते हो, तो ये केमिस्ट्री के एक रिएक्शंस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, गामा रेज का यूज किया जाता है बेटा। ये पूरी कहानी किसकी थी, गामा रेज की थी। तो एक बार से आप मतलब ये दूसरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट था ना, जो फिजिक्स वाला पार्ट थे वो बहुत सिंपल सा सीधा सा था कि एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी, और वेवलेंथ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी, मतलब जैसे जैसे वेव्स की बात करेंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी। हाँ, तो वो हम सीधा एक सीक्वेंस के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, किसकी ज्यादा किसकी कम, और पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम भी याद रख सकते हैं। फिर इसकी थोड़ा सा रटने वाला, थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट ये आएगा बेटा कि यहाँ पर रेडियो के लिए खास बात क्या है, माइक्रोवेव के लिए खास बात क्या है, इंफ्रारेड के लिए खास बात क्या है, विजिबल के लिए क्या खास बात है, अल्ट्रावायलेट के लिए, एक्सरेज के लिए और गामा रेज के लिए कैसे खास बात है। तो सारी हमने डिटेल में बात की है। इसमें से जो भी हाईलाइटिंग पॉइंट है उसको आप अच्छे से लिखना, पूरी इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं तो अगर आपको जानकारी ज्यादा चाहिए तो मैं लिख के ले आया हूं, अब यहाँ पर मतलब एक तरह से वेल अरेंज करके लाया हूं, लेकिन सिर्फ यूनिक फैक्टर है वहां से क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये याद रखना हमेशा, यूनिक फैक्टर से ही वो पूछना चाहते हैं, किसकी यूनिकनेस आपको पता होनी चाहिए। बाकी कौन सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाले, कौन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, वो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बनाए जा सकते हैं। ये जेईई मेंस के हिसाब से, नीट के हिसाब से और अपनी बोर्ड के हिसाब से भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी या तो 1-2 मार्क्स के फॉर्म में या फिर MCQs के फॉर्म में। जैसे कि
एक सीबीएसई का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन आपके सामने है ये रहा बेटा वह क्वेश्चन, ध्यान से देखना। आपको मैच करवाना है इस पहले वाले टेबल को, मतलब ये पहली वाली कॉलम को दूसरी कॉलम से मैच करवाना है और बताना है बेटा कि इनमें से कौन सा सूटेबल है ऑप्शन ए बी सी डी में से। ये आपके लिए एक काम रहेगा, ये आपके लिए एक आज के सेशन का एक शानदार से सेशन का एक आखिरी क्वेश्चन रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे के ही जाना। ध्यान से देख बेटा, बात करते करते आगे बढ़ते बढ़ते हमने पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच कंप्लीट कर लिया है। शुरुआत की थी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 7 और लास्ट चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सभी चैप्टरों का मिक्सचर, बहुत छोटा सा पार्ट लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी है लास्ट में, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट भी है बीच में। तो हर एक चीज हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। हो सकता है कि बीच में आपने कई सारी समस्याओं की वजह से कोई सारे चैप्टर है वो छोड़ दिए हो, कोई कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आए हो, तो बेटा वो रिवाइज करना, मेहनत करना, उसके ऊपर काम करना, समय देना, क्योंकि जितना आप समय दोगे फिजिक्स को, फिजिक्स आपको उतना आगे बढ़ाएगा। कोई भी सब्जेक्ट की बात हो बेटा, आप जितना उसको समय दोगे उतना वो आसान बनता जाएगा। लेकिन ये नहीं कि हर एक को इक्वल टाइम देना होगा। हर एक सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग होती है, उस हिसाब से आपको समय देना पड़ेगा बेटा। मेहनत करना मत छोड़ना। ऐसे बोला जाता है बेटा कि किस्मत कभी उनका साथ नहीं छोड़ती है जिन्होंने मेहनत का हाथ नहीं छोड़ा है। तो मेहनत करते जाना, आगे बढ़ते जाना, और जहां पर भी आपको समस्या लगे तो वहां पर आपका बड़ा भाई आपके साथ है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन का करते हैं स्वाहा। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, एक नए अध्याय के साथ, रे ऑप्टिक के साथ अगली बार। टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल बेटा।